नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश पूरी तरह से चुनावी मोड में जा चुका है और खासकर 2024 के चुनाव में इस बार विपक्ष ने पूरी ताकत के साथ लड़ने की तैयारी कर ली है। विपक्षी एकता की कोशिशें जोर पकड़ रही हैं। अगले कुछ दिनों में हम कोई नया राजनीतिक बदलाव देश में देख सकते हैं। अगर ये बदलाव सार्थक रहा तो फिर यूपीए 3 या वैसा ही कोई नया गठबंधन सामने आ सकता है। एक तरफ विपक्षी दल मिलजुल कर आगे बढ़ने और बदलाव लाने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की कोशिश है कि जो जैसा है वैसा बना रहे, यानी उसकी 9 सालों की सत्ता 10 साल पूरे होने के बाद भी बनी रहे। मोदी जी उसके मुखिया बने रहे, अमित शाह की मजबूती दिखती रहे और विपक्ष के नेताओं पर बीजेपी का डर भी दिखता रहे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस डर की जिसका इल्जाम विपक्ष के नेता बीजेपी पर लगाते हैं कि वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के लोगों को डराने और उनका मुंह बंद करवाने के लिए करती है। और ये इल्जाम अभी एक बार फिर बीजेपी पर लगा है, जब तमिलनाडु में डीएमके सरकार के मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी पर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, बीआरएस, टीएमसी, सीपीएम लगभग तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। अब देखिए कि तमिलनाडु के एक मंत्री की गिरफ्तारी पर लगभग आधे दर्जन से ज्यादा दलों का साथ आना छोटी बात नहीं हो सकती है। अभी तो पटना की बैठक हुई भी नहीं है, अभी 23 तारीख में 9 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले विपक्षी एकता की एक मजबूत गांठ दिखाई दे रही है और तमिलनाडु सरकार के मंत्री के मुद्दे पर विपक्ष एक राय आकर के अपनी बात रख रहा है। यह विपक्ष की बड़ी सफलता है और कह सकते हैं कि यह बीजेपी के लिए बड़े नुकसान की शुरुआत है। दरअसल 2024 से पहले ही बीजेपी को ऐसे कई नुकसान होते हुए दिख रहे हैं। अब जरा इस मसले पर गौर फरमाइए। मामला तमिलनाडु का ही है। जी हां, उसी तमिलनाडु का जहां कुछ दिन पहले अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, अगले प्रधानमंत्री की खोज में गए हुए थे। तमिलनाडु गए थे ना खोज करने के लिए, कह रहे थे कि अगला प्रधानमंत्री तमिलनाडु से होना चाहिए। खैर, तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने एक इंटरव्यू के दौरान, अब आइए मसले पे। तमिलनाडु में बीजेपी के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान राज्य की पूर्व सीएम और राज्य में उनकी सहयोगी पार्टी यानी बीजेपी की सहयोगी पार्टी एआईडीएमके की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय जयललिता पर परोक्ष रूप से भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया था। अन्नामलाई के इस बयान से एआईडीएमके बेहद नाराज है और पार्टी ने गठबंधन तोड़ने की धमकी दी है। कुछ ऐसा ही हाल हरियाणा में चल रहा है। वहां जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन अब और तब में लटका हुआ है और कभी भी बीजेपी के लिए झटके वाली खबर आ सकती है। महाराष्ट्र में भी शिंदे और बीजेपी सरकार पर संकट दिख रहा है। विपक्षी दल शिंदे गुट वाली शिवसेना, वहां शिंदे गुट की शिवसेना अलग है और उद्धव गुट शिवसेना अलग है आधिकारिक तौर पर, आप सब जानते हैं। तो विपक्षी दल जो है वो शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी के बीच बढ़ती तकरार पर एक गाना याद करते हैं विपक्षी दल। वो गाना है दोस्त दोस्त ना रहा, आप सब सुने होंगे। खैर, दरअसल एक विज्ञापन आया है जिसमें देश में मोदी और राज्य में शिंदे लिखा हुआ था। ये विज्ञापन, जरा उस विज्ञापन को भी सामने ले आइए। विज्ञापन में देखिए 2 विज्ञापन आपके सामने हम रख रहे हैं। एक विज्ञापन मोदी फॉर इंडिया, शिंदे फॉर महाराष्ट्र, ये इंग्लिश में है। इसका एक विज्ञापन, सेम विज्ञापन मराठी में भी है और महाराष्ट्र में मराठी में तो विज्ञापन वाजिब है। लेकिन उसके बाद ये जो दूसरा विज्ञापन, ये डैमेज कंट्रोल है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। जरा डैमेज कंट्रोल को बाद में लेके आएंगे, लेकिन पहले उस विज्ञापन को ले आइए। जो विज्ञापन, ये विज्ञापन जो इंग्लिश में आपको राइट साइड में दिख रहा है, विज्ञापन आया है जिसमें देश में मोदी और राज्य में शिंदे लिखा हुआ, यानी मोदी फॉर इंडिया एंड शिंदे फॉर महाराष्ट्र। और इसमें देवेंद्र फडणवीस जी नहीं हैं। इस विज्ञापन पूरा फुल दिखाइए, नीचे तक हेडलाइंस हटा लीजिए। तो इसमें देखिए नीचे शिंदे साहब और मोदी जी दोनों खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है, फडणवीस साहब गायब हैं। इस विज्ञापन पर अब लीपापोती हो रही है, यानी कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी और शिंदे को डैमेज कंट्रोल इधर है, बाएं साइड में आप देखिए फुल आज ये विज्ञापन दिया गया है, जनचेतना कॉल, इसमें दोनों खुशहाल बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। खैर, तो ये बीजेपी और शिंदे गुट में दरार तो खुलकर दिख ही गई है, जो हम जिसकी बात कर रहे थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और उधर आंध्र प्रदेश चलते हैं।
आंध्र प्रदेश में दोस्तों जगनमोहन रेड्डी कह चुके हैं 2 दिन पहले कि बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। यानी बीजेपी चाह रही थी कि जगनमोहन रेड्डी इनके साथ आ जाएं, लेकिन वैसा नहीं होगा। अब जरा कर्नाटक का हाल भी जान लीजिए। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के महीने भर बाद 40% कमीशन वाली सरकार के आरोप लगाने पर कांग्रेस पर आज मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है और समन जारी हो गया है। इसमें राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ मामला दायर किया गया है। बीजेपी का शायद सोचना होगा दोस्तों कि जिस तरह कोलार वाली टिप्पणी के कारण राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई, वैसा ही नुकसान इस बार फिर कांग्रेस को उठाना पड़ेगा और हो सकता है कि इस मसले पे सिद्धारमैया जी की कुर्सी चली जाए। क्या संभव है? हालांकि मोदी सरकार में असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन जल्दी से आइए, कोलार वाली टिप्पणी की जब चर्चा चली है तो उस टिप्पणी को सुन लेते हैं जिस पर राहुल गांधी को सजा हुई है। जब फटाफट सुन लीजिए, आगे बढ़ते हैं, सुनिए। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो ढूंढेंगे अभी तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। खैर, अब जरा 40% की सरकार वाला बयान भी सुन लीजिए जिस पर आज मामला दर्ज किया गया है। ताजा मामला दर्ज हुआ है, सुनिए जरा। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है। एमएलए के बेटे। तो यहां करप्शन की बात करते हुए सुने गए राहुल गांधी। और राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहां से गुजर रहे थे, कर्नाटक से गुजर रहे थे, तो भी उन्होंने 40% की बात की थी। और अब तो मध्य प्रदेश चुनाव में 80% की बात हो रही है। कहां कहां केस करेंगे राहुल गांधी के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर। खैर, तो कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी विपक्षी एकता से बहुत घबराई हुई है और लगातार ऐसी गलतियां कर रही है कि खुद अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह के कदम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बीजेपी उठा रही है, उससे ये पता चलता है कि 2024 के पहले उसका डर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की चालों के आगे बीजेपी के कदम लड़खड़ाते दिख रहे हैं। इसमें कौन सी रणनीतियां बीजेपी का सहारा बनेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी तो कांग्रेस मजबूत और बीजेपी पस्त दिख रही है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या देश भर में बीजेपी के खिलाफ सिर उठा रहे विपक्ष का मुकाबला कर पाएगी खुद बीजेपी। बीजेपी जो है वो कांग्रेस की सियासी चाल और भाजपा का बुरा हाल हम कह रहे हैं, आखिर क्यों कह रहे हैं ये भी समझेंगे। राहुल गांधी एक तरफ अपने हिसाब से एक दूसरी राजनीति कर रहे हैं, दूसरे ढंग की सियासत कर रहे हैं और एक नई परिभाषा गढ़ रहे हैं राजनीति की, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपने उसी राह पर, उसी रास्ते पर, उसी सियासी पिच पर खेलने की कोशिश कर रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में बना करके सत्ता पर आए थे, यानी सत्तारूढ़ हुए थे। क्या 2014 के बाद 2024
वैसा ही होने वाला है जैसा 2024 था। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतना ही जन समर्थन मिलने वाला है जितना 2014 और उसके बाद 2019 में मिला था? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे आज इस कार्यक्रम के जरिए। और सबसे बड़ी बात कि विपक्षी एकता, जो एक ईडी की गिरफ्तारी, वो भी तमिलनाडु के एक मंत्री की गिरफ्तारी पर आज अगर 10-12 विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आकर के इस गिरफ्तारी के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं, ये सब समझते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का, विश्लेषकों का पैनल मौजूद है इस वक्त। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथी संजय कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ साथी हमारे जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। इधर स्टूडियो में हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी, आपका स्वागत करता हूं। अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर, जुड़े हुए हमारे साथ। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं। कुछ देर बाद 1-2 साथी और जुड़ेंगे, उन सबका भी स्वागत होगा, इस्तकबाल करेंगे हम तो। और आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। विपक्षी एकता की बात बहुत ज़रूरी है और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि बीजेपी क्या कुछ कर रही है, विपक्ष क्या कुछ कर रहा है, वो सामने आ ही रहा है। बात कल से चली और कल बिहार में हमने देखा कि जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके, और जब साथ आप छोड़ते हैं तो बहुत सारे तोहमत लगा के छोड़ते हैं, इल्ज़ाम लगा के छोड़ते हैं, और वही हुआ। इसमें कुछ भी नया नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जीतन राम मांझी कितनों के साथ नहीं गए, कोई ऐसा दल नहीं जो उनका सगा ना हुआ हो, सबके सगे रहे वो, और जब मौका आता है तो निकल लेते हैं। उन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्वामी जी आपके पास ही आना चाहता हूँ। एक विपक्षी एकता की तस्वीर, उसमें रंग में भंग डालने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, लेकिन बीजेपी दिन पर दिन जैसे जैसे तस्वीर स्पष्ट हो रही है, साफ हो रही है, सियासी जो समर है वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, और उसमें एक्सपोज भी होती जा रही है बीजेपी, और उतनी तेजी से विपक्ष के लोग एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर क्या आपके नज़र से अब देश की सियासत की साफ होती नजर आ रही है, आपको दिख रहा है? देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो राजनीतिक तस्वीर है बिल्कुल 1977 वाली तस्वीर है, उसका रिपीटिशन होने वाला है। जैसे कांग्रेस पूरे नॉर्थ इंडिया से गायब हो गई थी, मुझे दिख रहा है कि 2024 में बीजेपी पूरे नॉर्थ इंडिया से गायब हो जाएगी। और उसका जो मुख्य कारण मुझे लगता है, जो कांग्रेस की रणनीति में सबसे अच्छा परिवर्तन हुआ है, जिससे बहुत ज्यादा लोग सहमत नहीं होंगे लेकिन मैं सहमत हूं। वास्तविकता में बीजेपी ने हिंदू भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाई, मेरे धर्म को पूरे विश्व में बदनाम किया है। मेरा हिंदू धर्म ऐसा सनातन धर्म था जिसको पूरा विश्व इज्जत की निगाह से इसलिए देखता था कि ये लचीला धर्म था, ये लोगों को समेटने वाला धर्म था, ये प्यार करने वाला धर्म था। पिछले 9 साल में मेरे धर्म को इन्होंने इतना बदनाम कर दिया है, हिंदू इनसे त्रस्त हो गए थे। हिंदू भावनाओं को बार बार इन्होंने ठेस पहुंचाई। राजीव जी, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूं। महादेव के समक्ष हम दुनिया में किसी को नहीं समझते। हम तो पिता को भी और महादेव की अगर तुलना करेंगे तो हम महादेव को पहला स्थान देंगे, माता पिता को उसके बाद स्थान देंगे। ये जो नारा हम लोग कहते थे, जो हम लोग स्तुति ज्ञान करते थे, गान करते थे, हर हर महादेव, इन्होंने हर हर मोदी कर दिया और घर घर मोदी कर दिया। महादेव का अपमान किया और घर के जो दाम्पत्य जीवन है उसका अपमान किया। देखिए, वास्तविकता में जो कांग्रेस ने सबसे अच्छा काम किया है राजीव जी, अब इन्होंने उसी पिच में इन्हें हेड ऑन लिया है। और मैंने एक सैंपल सर्वे किया, करीब 50 जो अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम भाइयों से मैंने सर्वे किया कि क्या कांग्रेस की रणनीति से आप सहमत हैं। वो कहते हैं साहब बिल्कुल सहमत हैं, हम तो आपके साथ हैं, आप हिंदुओं के वोट ले आइए, हम तो आपके साथ हैं। एक भी मुझे अल्पसंख्यक ऐसा नहीं मिला, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जिसने कहा कि इस रणनीति से हम बिल्कुल इसको उचित नहीं समझते। और हिंदुओं ने यह देखा कि बार बार हमारे धर्म को आप अपमानित करते हैं, बार बार हमारी जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और महात्मा गांधी से बड़ा वैष्णव कौन हो सकता है। जो आदमी मरते दम कहते हैं कि ड्राइंग डिक्लेरेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा सत्य माना जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। भगवान राम ने मरते मरते हे राम कहा था, महात्मा गांधी ने हे राम कहा था। तो वो व्यक्ति जो सबसे बड़ा वैष्णव था, जो हिंदू मुसलमान एकता की बात करता था,
और मेरा सनातन धर्म केवल सद्भाव, संभाव और प्यार की भाषा ही जानता है, उस धर्म को इतना ज्यादा बदनाम कर दिया। तो वास्तविकता में हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक चेतना जागृत हुई है कि ये जो हिंदू विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने पूरी तरह से हिंदू धर्म को पूरे विश्व में बदनाम कर दिया है, और अल्पसंख्यकों जो मेरे भाई हैं, जिनके साथ हमने ईद और होली और दिवाली साथ साथ बचपन में मनाई है और जवानी में मनाई है, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, आज जब उनकी आंखों में आंसू देखता हूं तो मुझे एक शिक्षक के रूप में राजीव जी रोना आता है। मेरे देश की इतनी दुर्दशा इन लोगों ने कर दी है, मेरे धर्म की भी दुर्दशा कर दी है, मेरे देश की भी दुर्दशा कर दी है। मणिपुर में इन्होंने आग लगा दी है, उत्तराखंड में इन्होंने आग लगा दी है, महाराष्ट्र में इन्होंने आग लगा दी है, हर जगह ये आग लगा रहे हैं। AIDMK इनका साथ छोड़ रहा है, TDP को साथ लेके आंध्र प्रदेश को अपने हाथ से ये गंवाना चाहते हैं। हरियाणा में इनकी हालत बुरी है, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेता इनका साथ छोड़ रहे हैं। वास्तविकता में एक जागृत हो गया है पूरा हिंदू समाज, और जो देश का समाज है, पूरा भारतवर्ष का जो एक समावेशी समाज है, वो ये समझ रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने हिंदुस्तान की एकता को खंडित किया है और जिस प्रकार से हमारी अखंडता को इन्होंने बाधित किया है, और आप देख रहे हैं कि ये अमेरिका जाने वाले हैं, वहां पे वो जो BBC की मूवी है उसको वहां पे प्रदर्शित करने वाले हैं अमेरिका में। तो अगर कोई भी शर्मदार आदमी हो तो अपने दौरे को स्थगित कर दे, माना जाए। और राहुल गांधी को देखिए किस प्रकार से जाके ट्रक ड्राइवर से उनका मनोभाव वो समझ रहे हैं। वहां $10,000 पर मंथ एक ड्राइवर कमाता है, उसकी एक बिल्कुल कोजी ट्रक की सीट होती है जिस तरह बैठता है। राहुल गांधी उसको समझ के, मुझे लगता है 2024 के बाद हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए ऐसी ट्रकों का डिजाइन बनेगा कि उनको आराम से जीवन सफल मिलेगा, उनका इंश्योरेंस होगा, उनका जीवन एक अच्छा जीवन होगा, और कम से कम 70-80 हजार रुपए महीना वो कमाएंगे। सारा धन जो है पूंजीपतियों के पास नहीं जाएगा, ट्रक ड्राइवर, 3 व्हीलर्स वाले और ओला उबर के ड्राइवर्स के पास जाएगा। तब देश की एक अच्छी तस्वीर सामने आएगी। ये वैकल्पिक व्यवस्था कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने देश के सामने, राजीव जी, रख दी। वैकल्पिक व्यवस्था है जो देश के सामने राहुल गांधी ने रखी है। ट्रक की सवारी राहुल गांधी ने यहाँ हिंदुस्तान में भी की, और ट्रक की सवारी राहुल गांधी उधर अमेरिका में भी कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के ट्रक ड्राइवर का हाल और अमेरिका के ट्रक ड्राइवर का हाल, दोनों जो है उसकी समीक्षा और उसकी तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी अमेरिका से, और भारत की राजनीति को साधने की कोशिश भी साथ साथ। लेकिन इधर भारत में जो कुछ चल रहा है उस पर हम भी अपना विश्लेषण कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार बिहारी बाबू, हमारे धनंजय कुमार सिंह जी। देखिए, आज 3 नहीं 4 बिहारी बाबू लोग हैं। एक मैं भी बिहार से ही हूँ, आप सब जानते हैं। उसके अलावा संजय जी हैं, आधे बिहार से हमारे प्रेम कुमार जी हैं, और धनंजय जी तो हैं ही। तो आज बिहार छाया हुआ है, और उधर बिहार भी छाया हुआ है अलग से। जीतन राम मांझी तो बाद की बात है, लेकिन 23 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण 23 तारीख, और उसी की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। आना चाहता हूँ प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, ये विपक्षी दल की जैसे ही कोई बात होती है, बीजेपी कुछ न कुछ ऐसा करने की कोशिश करती है कि इनका मनोबल थोड़ा डाउन हो जाए। उधर DMK स्टालिन साहब बहुत मजबूत हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत, और 2024 के चुनाव को भी बहुत मजबूती से लड़ते हुए आज की तारीख में दिखाई दे रहे हैं। क्या डाउन करने की कोशिश, और क्या पूरा का पूरा जोर आज की तारीख में भाजपा का दक्षिण भारत पे है? क्यों स्ट्रेटेजिकली अमित शाह जी जाते हैं, एक नहीं 4 राज्यों की यात्रा करते हैं? कर्नाटक चुनाव के दौरान आप याद कीजिए, कर्नाटक में चुनाव की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उससे पहले जनवरी-फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई राज्यों का दौरा करके आए थे। उसमें वो तेलंगाना भी गए थे, आंध्र प्रदेश भी गए थे, कर्नाटक भी गए थे, तमिलनाडु भी गए थे। इन तमाम राज्यों में उस समय 4 राज्यों की यात्रा उन्होंने की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसी साल जनवरी-फरवरी में। अब अमित शाह जाकर के वहाँ प्रधानमंत्री की खोज कर रहे हैं, और इस बीच 2 खबरें ऐसी आती हैं, इंपॉर्टेंट खबरें। एक आती है कि इनके ही तमिलनाडु के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो अपने ही सहयोगी दल की मुखिया, एक्स मुखिया जो महासचिव थी वो AIDMK की और पूर्व मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ वो बात करते हैं। और दूसरी तरफ DMK के जो मंत्री हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या अब उत्तर भारत की भरपाई की कोशिश में बीजेपी उधर जा रही है, ये माना जाए? और यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर भरपाई नहीं होती है तो विपक्ष को तोड़ना, और तोड़ करके भरपाई की जाए, ये माना जाए? किस ढंग से माना जाए इसको?
जी। भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हीं गलतियों को दोहरा रही है जिसको वो आज हम गलती कह रहे हैं या समय ने उसको गलत साबित किया है। बीजेपी तो उसको बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मान करके चलती रही थी कि विपक्ष के नेताओं को जेल की हवा खिलाओ, उनके यहाँ ईडी सीबीआई भेजो और इसके हिसाब से मजबूर करो ताकि राजनीतिक हित साधे जा सके। तो ये सिलसिला जनता ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पॉलिसी से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। इसके अलावा वो हेट पॉलिटिक्स भी साथ साथ लेकर चलती है। कर्नाटक के बाद भी उनका हेट पॉलिटिक्स आप देखेंगे थमा नहीं है। मध्य प्रदेश में वो घटना याद है सबको कि किस अभी भी चल रहा है वो मामला कि एक स्कूल में किस तरीके से सारे लोग पढ़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कि इस स्कूल में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जब शिक्षा अधिकारी उसका मुआयना करके रिपोर्ट दे देते हैं कि ये सब बातें झूठी हैं, तो शिक्षा अधिकारी के मुंह में कालिख भी पोती जाती है और उसके बाद भी मुख्यमंत्री उस हेट स्पीच को बढ़ावा देते हैं, खुद भी बोलते हैं कि स्कूल में हम धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे हुआ ही नहीं, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई तो बर्दाश्त क्या नहीं करेंगे। लेकिन बीजेपी उसी पैटर्न पर चल रही है। मैंने तो बस एक उदाहरण दिया है, ये हर जगह इस तरह की घटना है। मणिपुर अपने आप में जो है एक बड़ा उदाहरण है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने हेट वाले जो एजेंडे पर मणिपुर को हिंसा की आग में झोंक रखा है। और आज तो देश में सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए कि अमित शाह इस्तीफा क्यों नहीं देते। अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए कि मणिपुर जैसे जो आपके हाथ से निकल नहीं रहा, मतलब कि देश के हाथ से ना निकल जाए, ये स्थिति पैदा हो गई है। पूरा का पूरा समुदाय, चाहे मैतेई समुदाय हो चाहे नगा कुकी समुदाय हो, वो आप पर भरोसा ही नहीं कर रहा है डबल इंजन की सरकार पर। आप समिति बनाते हैं उसमें वो शामिल नहीं होते हैं। बीती रात भी 13 लोगों की हत्या हो गई। ये एक के बाद दूसरी घटनाएं और बड़ी होकर आ रही हैं, सरकार नाम की चीज नहीं रह गई है। तो उन चीजों से ध्यान हटाने और भटकाने के लिए कि विपक्ष उनसे इस्तीफा ना मांगे, ये नई नई तिकड़म जो है वो कर रहे हैं। पहले भी करते थे, कभी टीवी पे एजेंडा सेट किया जाता था, कभी कुछ और किया जाता था। आज भी वही पॉलिसी पर वो चल रहे हैं, उसमें कोई बदलाव आया नहीं है। लेकिन ये करने से हो क्या रहा है? ऐसा करने से क्या भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति होगी? ये बड़ा सवाल है। अगर हो रही होती तो चलता कि चलिए वो भी ठीक है, गलत भी सही है सत्ता में बने रहने के लिए। लेकिन सच ये है कि ये करने से विपक्ष की एकता मजबूत हो रही है। विपक्षी दलों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस निरंकुशता, उसकी सरकार की इस निरंकुशता के विरोध में अब एक होकर के लड़ना ही वक्त की मांग रह गई है और इस वजह से विपक्ष की एकता मजबूत हो रही है। चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, ये विपक्ष का स्वर पहले से अधिक मजबूत हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है और वो जो अपने अंदर उनमें झांकने की जरूरत आई है कि एनडीए को फिर से पुनर्गठित करें, ये जरूरत तो महसूस हुई है, लेकिन उन्होंने अपना स्वभाव इस तरीके का बना लिया है कि अब एनडीए के साथी भी उनके साथ दोबारा जोड़ने में 10 बार सोच रहे हैं कि ऐसी पार्टी के साथ क्यों जोड़ा जाए जो जैसे ही अपने सत्ता के लिए थोड़ा सक्षम होता है, सबल होता है, अपने साथियों को दरकिनार कर देता है। तो एनडीए के साथी भी उनसे दोबारा नहीं जुड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से पुराने हथकंडों का सहारा ले रही है, डराने धमकाने, हेट स्पीच और ऐसे हथकंडे। लेकिन इससे उसका उनके लिए दुष्परिणाम और देश के लिए अच्छा परिणाम ये हो रहा है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। जी राजीव, विपक्ष एकजुट हो रहा है और विपक्ष एकजुट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसी को समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के जरिए और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का क्या रोल है और बीजेपी जो कुछ कर रही है, अभी तक जो कुछ करती रही। 9 साल बनाम ये जो साल है, या कहें तो 8 साल बनाम ये 9वां साल कैसा चल रहा है और इस 9वें साल में एक एकजुटता जो दिखाई दे रही है वो क्यों दिखाई दे रही है, ये समझते हैं। हमारे साथ धनंजय जी भी जुड़े हुए। धनंजय जी, आपके पास आना चाहता हूं। दोस्त दोस्त ना रहा खूब गाना चल रहा है आजकल और शिंदे साहब और फडणवीस के लिए, लेकिन दूसरी तरफ
जब हम महाराष्ट्र से बाहर निकलते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा हाल नहीं है। आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि नहीं, आपके मंसूबे जो हैं वो कामयाब नहीं होंगे। फिर आप हरियाणा में आइए, जेजेपी 16 तारीख को एक बैठक मीटिंग है, अमित शाह की रैली है, उस रैली में फैसला हो जाएगा कि कौन किसके साथ है, ये भी कहा जा रहा है। यानी जेजेपी और बीजेपी की सरकार गिर भी सकती है और अभी से तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। निर्दलियों का साथ, बाकी साथ लेकर के किसी तरह सरकार में कायम रहें, क्योंकि अभी कम से कम 1.25 साल 1.5 साल वहाँ की सरकार को, अगले साल दिसंबर में चुनाव है हरियाणा में, उससे पहले वहाँ चुनाव कराने की नौबत ना आए। सब कुछ चल रहा है और महाराष्ट्र में तो खेला हो ही रहा है। क्या इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से ही हो रही है? और ये जो एकजुटता है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत मजबूती के साथ में अभी भी महाविकास आघाड़ी, एनसीपी और कांग्रेस बने हुए हैं। सरकार चली गई लेकिन तीनों बने हुए हैं और उसमें 2 कदम आगे बढ़ते हुए शरद पवार साहब ने अपने 2 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी और अपने भतीजे राम को भी अंदर खाने बता दिया गया है कि मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। आप वहाँ बैठे हुए हैं इसलिए आपको ज़्यादा पता होगा। क्या ये सब बेचैनी, अंदर खाने, ये सब जो खबरें हैं, बेचैनी बीजेपी के लिए कह रहा हूँ, वो जो बेचैनी बीजेपी की है ये खबरें बढ़ा रही हैं और इसका परिणाम दूसरा हो रहा है। बीजेपी के लिए दुष्परिणाम कह लें, सुपरिणाम कह लें विपक्षी दलों के लिए, कि विपक्षी एकजुटता जो है बहुत मजबूत होती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सत्ता तो आती जाती रहती है, राजनीति में बड़ी सामान्य सी बात है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने पिछले 9 साल में सत्ता चलाई है वो एकदम अद्भुत है। अद्भुत इस तरह है कि डिक्टेटर जिसे कहते हैं ना, कि जब खराब समय आता है तो फिर आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता। डिक्टेटर के साथ भी यही स्थिति होती है। जब सत्ता में आए तो इन्होंने धीरे धीरे करके सारे साथियों को, जो इनके साथ लंबे समय से थे, जिसने बीजेपी को मजबूत किया, केवल अडवाणी नहीं, बाकी जो साथी दल थे उन सब के साथ इन्होंने जो है किस तरीके की बदतमीजी नहीं की, सबको काटने का काम किया। चाहे बिहार में नीतीश कुमार हो या महाराष्ट्र में शिवसेना हो। अब बताइए, शिवसेना इतनी पुरानी पार्टी, इनके साथ बाला साहब ने क्या नहीं किया इस बीजेपी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र में। बाला साहब के पीठ पकड़ के, इसको कहते हैं ना, कंधा को पकड़ करके बीजेपी ने यहाँ अपना चलना सीखा। उस शिवसेना को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिलकर के ध्वस्त करने की कोशिश की, कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन महाराष्ट्र की मिट्टी जो है वो इतनी कमजोर मिट्टी नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों ने बताया कि हम अभी भी जो है उद्धव ठाकरे के साथ हैं। और अभी कल परसों जो है आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में ढेर सारे विज्ञापन छापे गए और शिंदे ने कहा, शिंदे जी की तरफ से एक सर्वे आया कि जो है महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि शिंदे ही मुख्यमंत्री रहें। अब शिंदे भी जो बीजेपी के साथ रह करके झूठ बोलने लगे। पहले जो सर्वे आया सकाल का, उस सकाल के सर्वे में आया कि जो है बीजेपी को कम सीटें मिलेगी और जो कांग्रेस है, एनसीपी और ये शिवसेना को बहुमत मिलेगा, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और हम सब ये कयास लगाते रहे, क्योंकि जिस तरह की यहाँ का माहौल है उसमें बड़ी बुरी हालत है बीजेपी की। अब बीजेपी के छोड़िए, शिंदे कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी हालत में हम हैं। और महाराष्ट्र में मतलब फडणवीस से भी ज्यादा लोग चाहते हैं कि शिंदे मुख्यमंत्री रहे। अब ये कितनी चौंकाने वाली और हास्यास्पद बात है। और इस पे संजय राउत ने कहा कि बताइए, ये अलग हुए और ये कह के अलग हुए कि बाला साहब ठाकरे के विचारों को उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया और अब बाला साहब ठाकरे के विचारों को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और उसमें बाला साहब का कहीं फोटो नहीं है और ये हर जगह मोदी जी का फोटो है। और कहा कि राष्ट्र में मोदी जी और महाराष्ट्र में शिंदे जी। तो जब ये संजय राउत ने कहा तो उन्होंने नया पोस्टर यहाँ चिपकाना शुरू किया और बाला साहब ठाकरे का फोटो लगाया, फडणवीस का फोटो लगाया और क्या क्या किया। तो सोचिए, ये लोग इतने अंधे हो चुके हैं सत्ता की कुर्सी पे पहुंच करके। जबकि आम कहावत ये है कि जब वृक्ष में फल लग जाते हैं तो डाली झुक जाती है। ये चाहे मोदी और अमित शाह हो या शिंदे हो, ये तीनों उदाहरण है कि ऐंठ गए ये लोग। इनको लगा कि और डाली ऊपर कर दी, कि जो है डाली इतनी ऊपर कर दी कि भगवान को भी लगता है कि कहा कि हम यहीं से छू देंगे आपको और आप नीचे आ जाएंगे। इस तरह की स्थिति बना दी। नतीजा है कि यहाँ पे जो मोदी जी के साथ जो महाराष्ट्र में स्थिति है कि आज कोई उनके साथ आने को तैयार नहीं है। और सेम
बिहार की स्थिति है। अब ये जो चिराग पासवान और जितेंद्र राम मांझी जो कर रहे हैं, ये फालतू कूद फान कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही अपनी, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी खुद ही अपना भविष्य खराब किया नीतीश कुमार से अलग जाकर के। आज उनकी क्या हैसियत है? मांझी जी की स्थिति ये आ गई है कि मांझी जी उगले आंधर निगले कोढ़ी, जो हमारे यहाँ कहावत है, भय गति साप चुचुंदर केरी, वो हैसियत वहां मांझी जी की हो गई है। और 23 तारीख को जो विपक्ष का जो एका होने वाला है और जो उसके लिए जो वहाँ सम्मेलन होने वाला है, वो अपने आप में जो है वो दिखाने वाला होगा। और जैसा कि प्रोफेसर स्वामी जी ने कहा कि वो 77 वाली याद आएगी, मैं तो कहूँ कि 77 वाली से भी ज़्यादा बड़ी स्थिति बनेगी, क्योंकि 77 में दक्षिण में जो है इस तरह से कांग्रेस को हार नहीं मिली थी। और ये जो अभी अमित शाह तमिलनाडु में बोल के आए हैं कि तमिलनाडु का प्रधानमंत्री होगा, तो क्या अन्नादुराई को बनाएंगे प्रधानमंत्री, जिसके पास खुद अपनी सीट नहीं है? किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? या मोदी जी जाकर के वहां लड़ेंगे? और अगर मोदी जी वहां जाकर के लड़ेंगे तो गुजराती का मतलब क्या होता है? वो तो प्रधानमंत्री ही गुजराती बन जाते हैं होते ही, जिसके पहले वो बनारस के सांसद थे। लेकिन जितना भी महाराष्ट्र से उठा करके ले गए इंडस्ट्री, वो सब गुजरात लेकर के चले गए। अरे बिहारी अग्रवाल जी हैं, उन्हीं का सेमी कंडक्टर बनाने वाली कंपनी ला देते हैं यहाँ बनारस में, तो बड़ी बात हो जाती। बिहार उत्तर प्रदेश का जो बनारस का हिस्सा है वो तो जुड़ा हुआ हिस्सा है। लेकिन तब वो जो प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजराती बन जाते हैं, उसके पहले ये उत्तर प्रदेश के रहते हैं, ये उसके पहले जो है तमिलनाडु को हो जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान के रहते हैं। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ये साबित किया है कि वो वोट लेने के लिए बन जाते हैं हिंदू, वोट लेने के लिए बन जाते हैं ये क्या कहते हैं पिछड़ा, वोट लेने के लिए बन जाते हैं उत्तर प्रदेश का या तमिलनाडु का बन जाएंगे। लेकिन जब सत्ता पे बैठते हैं तो शुद्ध रूप से गुजराती हो जाते हैं और ये हिंदू भी नहीं रहते, फिर हिंदू को नुकसान करने वाले हो जाते हैं। वो जो वहाँ जो बैठे हैं किसान, जो बैठे थे 13 महीने, क्या वो हिंदू नहीं थे? जो लाइन में लगे थे क्या हिंदू नहीं थे? जो बेरोजगार है देश में क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जो महिला पहलवान है वो हिंदू नहीं है? तो तमाम धत कर्म करते हैं हिंदू के नाम पर या दूसरे प्रदेशों के नाम पे। लेकिन मुझे लगता है जनता समझ गई है और विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस के नेतृत्व में ये समझ लिया है कि अब जो है इनको भगाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में इनको बुरी तरह भगाया जाएगा और आरएसएस के लिए भी सबक होगा कि आने वाले फिर 98 साल तक संघर्ष करेंगे ये सत्ता में आने के लिए। ऐसी स्थिति मुझे लग रहा है भारत की जनता ये करने वाली है आरएसएस के लिए। धनंजय जी, 2025 जो है आरएसएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साल है और आप अगले 98 साल की बात कर रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही आगे की बातें करते हैं। आप 2047 की बात कर रहे हैं, तो टारगेट तो बड़ा होना ही चाहिए। आप जो टारगेट दे रहे हैं वो भी बड़ा ही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूँ। माफ़ी चाहूँगा, पहले आपका स्वागत नहीं किया। लेकिन प्रशांत जी, आपके पास ही आना चाहता हूँ। विपक्षी एकता की बात हो रही है और एक बात यहाँ साफ दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे विपक्ष हमलावर हो रहा है या एकजुट हो रहा है, सरकार पे वार कर रहा है या नहीं भी कर रहा है, लेकिन पिछले दरवाजे से सत्तारूढ़ दल जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर डालते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग, कि वो चर्चा में आ जाते हैं और विपक्ष जो है वो और भी सतर्क होता दिखाई देता है और एकजुटता की तस्वीर सामने आ जाती है। क्या ये एक डरावनी तस्वीर बीजेपी के सामने अभी आने वाले दिनों में जो तस्वीर है उसका जो रूप, जो खाका तैयार और डॉट्स तैयार हो रहे हैं, वो एक तस्वीर के रूप में हम देखने वाले हैं 13 जून 2023 को, माफ़ करें 23 जून 2023 को। और जो 23 जून से पहले आज जो तस्वीर आई है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तमिलनाडु के एक मंत्री की गिरफ्तारी पर जितने अलग अलग दलों ने ट्वीट के ज़रिए, बयान के ज़रिए विरोध दर्ज कराए हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। लगभग 10-12 दलों का बयान आ गया है। ममता जी भी हैं, कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, बीआरएस भी है, सीपीएम, सीपीआई, उधर आरजेडी, तमाम दल हैं। कुछ न कुछ तो बात है, ये माना जाए। और अगर ये मानते हैं तो फिर कहाँ देखते हैं ये क्या जो हम लिख रहे हैं भाजपा का बुरा हाल? क्या भाजपा उस दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है? राजीव जी, पिछले दरवाजे वाली बात बहुत मजेदार है और उसमें सिर्फ एक बात मैं ऐड कर दूं कि ये जो
विज्ञापन आप दिखा रहे हैं एक नाथ शिंदे बनाम देवेंद्र फडणवीस, जिसमें एक सर्वे भी है उस विज्ञापन में। वो सर्वे में दिखाया गया कि एक नाथ शिंदे ज्यादा पॉपुलर हैं देवेंद्र फडणवीस से। उसके बाद लीपापोती हुई है। आपकी आवाज नहीं आ रही राजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज भी लाई। राष्ट्र में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे वाला जो विज्ञापन है, उस विज्ञापन को ले आई जो अभी हम दिखा भी रहे थे। उसके बाद डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश आज हुई है। वो विज्ञापन कल आया था, जिसका ये जो विज्ञापन है, और इसमें खासकर इधर वाला जो है, जिसमें अगर एक्सपोज कर पाएं लेफ्ट साइड वाला जो मराठी में लिखा हुआ है, अगर उसको बड़ा करके दिखाएं तो जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, नहीं, इस पार्ट को, सिंगल पार्ट को, जो मोदी फॉर इंडिया इंग्लिश में जो लिखा है, इसको अगर और थोड़ा बड़ा कर पाएं, ये नहीं, ये वाला। हाँ, अब प्रशांत टंडन जी का ज़रा उनकी आवाज़ भी खोल दीजिए, वो बात कर रहे थे, ज़रा अपनी बात रखें। जी प्रशांत जी। अब इस विज्ञापन में एक सर्वे है राजीव जी, वो सर्वे की फिगर्स हैं। तो अभी आप जो बात कह रहे थे कि पिछले दरवाजे से क्या हो रहा है, बड़ा मजेदार है। ये सर्वे गोदी मीडिया के एक चैनल में आया और उस चैनल से इस विज्ञापन का हिस्सा बना। और उसके बाद क्या हुआ, जो डैमेज कंट्रोल हुआ वो तो आप दिखा ही रहे हैं बगल के विज्ञापन में, अगले दिन के विज्ञापन में, कि डैमेज कंट्रोल हुआ। लेकिन उस एक और डैमेज कंट्रोल हो रहा पर्दे के पीछे, कि जिस मीडिया हाउस का ये सर्वे को सेबी ने बैन कर दिया ट्रेडिंग करने से, ये भी हो रहा है। तो जो मैं बात कह रहा हूं कि देखिए, ये बड़ी लेयर्स हैं। आप सब जानते होंगे कौन सा मीडिया हाउस है और किसको सेबी ने बैन किया है। इन दो खबरों को, ये दोनों अलग अलग खबरें हैं। अब आप चाहें इसको अलग अलग देख लें, चाहे जोड़ के देख लें, लेकिन ये खबरें हैं। तो जो डायनासोर्स जब विलुप्त हुए तो बड़ी थ्योरीज हैं राजीव जी। उसमें एक बड़ी लोकप्रिय वो थ्योरी ये है डायनासोर को विलुप्त होने की, एक थ्योरी कि वो अपने वजन इतना बढ़ गया था उनका, कि अपने वजन की वजह से वो बदलाव को के जब हुआ तो वो भाग नहीं पाए। तो यही हो रहा है, इतना वजन बढ़ गया है, इतना, तो वो कॉन्ट्राडिक्शंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि अब जो ये मोदी और अमित शाह, इसमें कोई बीजेपी आरएसएस कोई टीम, कोई बैकडोर टीम कुछ नहीं है, यही दो लोग हैं। अब इनसे मैनेज नहीं हो रहा है। पिछले दरवाजे से शिंदे जी ने खेल कर दिया, सर्वे आ गया। अब जब सर्वे आ गया तो उन्होंने विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन हो गया तो शोर मचा होगा अंदर कि कैसे हो गया, तो डैमेज कंट्रोल किया। और जिस मीडिया हाउस में आया था उसमें सेबी की चूड़ी कस गई। तो केवल जो है वो डीएमके के मिनिस्टर के ऊपर ही नहीं एजेंसी लगी हुई है, एजेंसी सब तरफ है। वो डैमेज कंट्रोल भी एजेंसी से ही हो रहा है कि आगे इस तरीके के सर्वे नहीं आने चाहिए। ये साफ संदेश उन मीडिया हाउस को या तमाम मीडिया हाउसेस को चला गया कि जो बाहरी है वो बाहरी है। अब शिंदे साहब को भी अपनी पिछले 48 घंटे में जो उनके साथ हुआ है, तो उनको समझ में आ गया होगा कि उनका कितना दूर का साथ यहाँ पे है। सर्वे के मेरिट में मैं जानना नहीं चाहता हूँ कि कितने लोकप्रिय हैं, नहीं है, वो अलग बात है। कहानी ये है। दूसरी की देखिए, जो विपक्षी एकता है, विपक्षी एकता से जैसा आप कह रहे हैं, वाकई दहशत में है ये लोग। और दहशत में क्यों हैं कि जो दक्षिण में अभी गए हैं ये, और किन किन लोगों के पास गए हैं और किन किन के पास नहीं गए। मैं 2 दिन पहले भी यहाँ
आप ही क्या चर्चा कर चुका हूं कि वो वहां गए हैं जिनको जनता ने ही छोड़ दिया। आप वहां नहीं जा रहे हैं, उन पार्टनर्स को आप नहीं कर पा रहे हैं जिनको, जो वाकई लोकप्रिय हैं वहां पे, या बड़ी ताकतें हैं दक्षिण भारत की। चिंता किस बात की है? 190 सीटें हैं एक ईस्टर्न कोस्ट बेल्ट में, पूरा नीचे तक, तमिलनाडु केरल मिला के। उसमें बीजेपी को 36 सीटें आई थी, जिसमें भी आधी सीटें बंगाल से आई थी। अब वो शायद ना भी आए। तो चिंता का विषय ये है कि जब अगर नॉर्थ में कुछ गड़बड़ होता है तो दक्षिण भारत से भरपाई कैसे होगी? अब दक्षिण भारत से अगर आप भरपाई की कोशिश कर रहे हैं तो आपका अपना जो एलआई है उसको नहीं संभाल पा रहे हैं आप AIADMK, और अब इनके बिल्कुल वो छोड़ने के कगार पर है, क्योंकि वो जयललिता के खिलाफ एक शब्द भी सुन नहीं सकते। उनके लिए वो भगवान है, और अगर वो चुप बैठेंगे तो उनका थोड़ा बहुत भी जो जनाधार बचा है AIADMK का, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो और बार बार वो जो बीजेपी के अध्यक्ष अन्नादुराई वहां पे वो कह रहे हैं कि मैं बयान वापस नहीं लूंगा। तो आप सोचिए कि तमिलनाडु, तो अगर कहीं थोड़ी सी एक कोई उम्मीद भी दिख रही थी इनको, तो वो तो चली गई इसी में। तो बीजेपी के अंदर, जो NDA के अंदर जो बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो बहुत लेयर्स हैं, उसमें ही ये बुरी तरीके से उलझ गए हैं, और अब उसका क्राइसिस मैनेजमेंट इनसे हो नहीं पा रहा है। 23 तारीख के बाद जो इमर्ज होकर पिक्चर आएगी वो क्राइसिस और इनकी बढ़ा देगी, क्योंकि उस क्राइसिस में अभी आपने बात किया कि एनसीपी ने कुछ परिवर्तन किए हैं और पवार साहब ने अपने आप को फ्री कर दिया है। पवार साहब ने अपने आप को फ्री क्यों कर दिया ये भी बता देता हूं। जो नया मोर्चा बनेगा उसमें पवार साहब की बड़ी जिम्मेदारी होने जा रही है। जो पटना से तस्वीर इमर्ज होके आएगी उसमें कांग्रेस के बाहर से कोई होगा, अगर कोई बड़ा, सबसे बड़ा नेता, वो पवार साहब होंगे। नीतीश कुमार तार मिला रहे हैं, और उससे बड़ा जो एक कोई फिगर होगी वो पवार साहब की होगी, ऐसी मुझको उम्मीद है। इसीलिए पवार साहब ने अपने आप को तमाम जिम्मेदारियों से अलग किया है। एक छोटी सी बात मैं कह के कि कैसे हो रहा है, कई बार तुलना होती वाजपेयी जी से। NDA वाजपेयी जी ने बनाया था, और वो बनाने, सहयोगी पार्टियों को रखने के लिए बड़ा दिल चाहिए होता है। ये ED CBI धमकाने से, मीडिया से, उद्योगपतियों से नहीं होता है। वाजपेयी जी कैसे चलाते थे वो भी मैं आपको बता दूं कि इराक पर हमला हो गया अमेरिका का। आडवाणी जी ये चाहते थे कि भारत अमेरिका के साथ चला जाए और अपनी सेनाएं भेज दे। वाजपेयी जी नहीं चाहते थे। आडवाणी साहब तमाम मीडिया मैनेजमेंट कर रहे थे, बड़े बड़े पद संपादक भी उनके पक्ष में लिख रहे थे कि भारत को जाना चाहिए। वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी को बुलाया अपने घर। सोनिया गांधी से समझौता हुआ, क्योंकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, और सोनिया गांधी और वाजपेयी जी की सहमति हुई और पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ, और हम अमेरिका के साथ नहीं गए। गए होते तो कितनी भद्द उड़ती आज, कि जब वो पूरा युद्ध फेक माना गया जॉर्ज बुश का। तो वाजपेयी जी का स्टाइल जो था वो ये था, इसलिए वाजपेयी जी बड़े नेता थे। और ये इतनी छोटी मानसिकता के लोग इतना बड़ा काम नहीं कर सकते जैसा वाजपेयी जी हो, या डॉक्टर मनमोहन सिंह, या सोनिया गांधी, या दूसरे कोई बड़े नेता कर सकते हैं। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वाजपेयी जी। और खैर
पहले और विपक्षी दलों को भी साथ लेकर चलने का एक रिवाज था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है और अब तो 70 साल में देश में कुछ हुआ ही नहीं, जिसमें वाजपेयी जी भी आते हैं। जो कुछ हुआ 14 के बाद ही हुआ, तो वाजपेयी जी का कार्यकाल भी जहां कुछ नहीं हुआ उसमें आता है। तो ये अपने ही दल के नेताओं को अगर आप दूसरे दलों के नेताओं को अगर आप किनारे लगाइए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने दल के नेता को, और उसमें भी एक वरिष्ठ और बहुत ही सम्मानीय नेता जो है, उसको अगर आप किनारे लगाने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी सियासत क्या कुछ कहती है वो सामने है। यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आना चाहता हूँ संजय जी आपके पास। बिहार में सब कुछ हो रहा है संजय जी, बिहार में ही मीटिंग होनी है विपक्षी दलों की, लेकिन बिहार में ही तोड़ने की कोशिश हो रही है। जीतन राम मांझी का जाना कल तो खूब सुर्खियां बटोर रहा था, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पे यही चर्चा चल रही थी कि अब तो गया, एक विकेट गिर गया। लेकिन इस विकेट के गिरने या नहीं गिरने से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नाइट वॉचमैन का जो रोल होता है, क्या ये वही रोल है या बिल्कुल ओपनर बैट्समैन की तरह है जो आया और विकेट गिर गया और बल्ले बल्ले बीजेपी के, ये माना जाए? संजय जी, बिहार का मामला बिल्कुल अलग है। असल में वो नीतीश कुमार सारा खेल तो वहां पहले कर चुके हैं, एक बार बीजेपी के साथ, फिर अलग, फिर साथ, वो सब तो कर चुके हैं। तो अब वहां बाकी लोगों के करने के लिए कुछ बचा नहीं है। और अगर अभी नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ हैं तो हैं, और उसमें बाकी लोगों की कोई भूमिका नहीं है, बहुत छोटे वो हैं। तो मैंने एक बार जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उन पर दबाव डाला गया कि नहीं बीजेपी के साथ आना है, और तेजस्वी को मुद्दा बना करके उन्होंने सरकार गिरा दी और फिर उस पे आ गए, तो वो जितनी तुच्छता हो सकती थी वो सब हो चुकी है। और नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ रहने का फल देख लिया है, उसका नुकसान समझ लिया है, तो वो सब जानते हैं। तो इसलिए वहां अब कुछ चूक मेरे ख्याल से नहीं होनी है। अगर नीतीश कुमार अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कुछ जानबूझकर गलत ना करें तो अब बिहार में कुछ गड़बड़ होना नहीं है, और बाकी लोगों के हाथ में लगभग कुछ नहीं है। वो नीतीश कुमार हैंडल कर लेंगे, बहुत बढ़िया से कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने सब देख लिया है, सब जानते हैं। और अच्छी बात यह है कि बीजेपी वालों को भी ये सब पता है। तो बिहार में अब कुछ होना नहीं है, होगा वही जो नीतीश कुमार करेंगे या नीतीश कुमार चाहेंगे। इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि नीतीश कुमार अपने स्वार्थ में क्या कुछ कर सकते हैं, और वो करेंगे या देश हित देखेंगे या राजनीति देखेंगे या अच्छी राजनीति देखेंगे, वो अलग बात है। लेकिन होगा वही जो नीतीश कुमार चाहेंगे या नीतीश कुमार करेंगे, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। और बाकी सब लोग जो है वो बहुत छोटे छोटे प्यादे हैं, उनका कोई वो मामला नहीं है। और प्यादे की बात चली तो मुझे शतरंज का खेल याद आया कि शतरंज आप शतरंज की तरीके से खेलेंगे, पहलवानी की तरह नहीं खेलेंगे, और पहलवानी शतरंज की तरह से नहीं हो सकती है। लेकिन इस सरकार की जो हालत है वो दिख ये रहा है कि पहलवानों के साथ तो ये शतरंज की चाल चल रहे हैं, और शतरंज के खेल में ये पहलवानी कर दे रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र का मामला था, और वहां उन्होंने अगर शिंदे जी को किसी तरह से तोड़ मिला करके अपने साथ मिलाया, तो उद्धव ठाकरे ने उसकी बहुत बढ़िया से जवाब दिया और इस्तीफा देकर के अलग हो गया कि अब भुगतो और समझो। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में उसकी पोल खुली और सब दिखाई दे गया कि उद्धव ठाकरे ने कितना बढ़िया काम किया। और इन लोगों को ऐसी सांप छुछुंदर की स्थिति में डाले कि ना ये सत्ता में है ना सत्ता छोड़ पा रहे हैं, और इस तरह की नौटंकी करनी पड़ रही है। तो इनका जो हाल होना है, जो राजनीति में शतरंज की तरह से जैसे किया जा सकता है, वो तो विपक्ष कर रहा है इनका। और ये पहलवानी में फंसे हुए हैं कि हमारा कोई विपक्षी नहीं रहेगा और ईडी सीडी सब संभाल लेगा। तो ये बुरी तरह फंसे हैं, या कहिए कि कुछ आता ही नहीं है इसलिए बदे। जहां तक इस तरह का काम है, एक माने या तो आपको शतरंज खेलने के लिए शतरंज जैसी बुद्धि हो या फिर टीम वर्क हो। तो यहाँ ना टीम वर्क है ना अपनी बुद्धि है। बुद्धि तो यही थी कि सबके पीछे ईडी सीबीआई लगा दो और हम अकेले एक साथ राज करेंगे, कोई हमारा विरोधी नहीं होगा। वो हुआ नहीं, तो अब समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो इन्होंने सेंगोल ले लिया, एक उठा लिया सेंगोल नया कि शायद इससे कुछ बात बने। तो वो अब दक्षिण भारत में सेंगोल आजमा रहे हैं। तो दक्षिण भारत में सेंगोल आजमा रहे हैं और इधर बिहार में सब उल्टा पलटा हो जाएगा कि आप वहां से यहां ला रहे हैं। तो जो ये अभी कहा, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बिहार से जैसे हुआ था, इस बार वाकई उससे ज्यादा बुरा होने वाला है। 77 में तो जनता पार्टी आई, 3 साल रही, और 3 साल में पता चल गया कि नहीं, कांग्रेस के सिवा इस देश में कोई सरकार चलाने लायक नहीं है।
आरएसएस ने लोगों को 10 साल में कन्विंस किया कि नहीं भाई हम हैं, हिंदुत्व की राजनीति करेंगे और ये सब करेंगे, तो जनता ने उनको मौका दिया और 10 साल में आरएसएस फिस हो गई। बिल्कुल पता चल गया कि ना इनको हिंदुत्व आता है ना राजनीति आती है, तो ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं, ना हिंदुत्व चला पा रहे हैं ना राजनीति कर। जैसा अभी कहा कि भाई किसान में सब हिंदू ही थे, पहलवानों में सब हिंदू ही हैं, तो परेशान तो इन्होंने हिंदुओं को ही कर रखा है, तो और मुसलमानों को कर ही रखा है। तो कर ये क्या रहे हैं कुछ नहीं पता है। इनकी राजनीति जो थी वो यही थी कि हमारा कोई विपक्ष नहीं होगा और हम सबको ईडी सीबीआई से कंट्रोल कर लेंगे और हम इलेक्शन जीतते रहेंगे जब तक जीतते जाएं। वो हुआ नहीं। और अब चूंकि इन्होंने मतलब कांग्रेस भी सत्ता का दुरुपयोग करती थी, कांग्रेस भी गलत लोगों को फायदा दे देती थी और अपने फायदे के लिए गलत लोगों को पद पे, वो सब कांग्रेस ने किया। लेकिन अब तो लग रहा है कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी बहुत ज्यादा है, या कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन बीजेपी ने 9-10 साल में ये सब दिखा दिया है कि कांग्रेस अब आगे क्या क्या कर सकती है। और कांग्रेस ने अगर इसी तरह से काम किया और विपक्ष को बाहर रखने के लिए, सत्ता से दूर रखने की अच्छी और सफल व्यवस्था कर ली, तो वाकई मतलब फिर बीजेपी या विपक्ष के किसी को भी सत्ता में आने का स्कोप ही नहीं रहेगा और ये सफल होता दिख रहा है। अभी तक की राजनीति जो हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस ने जितना बढ़िया, जिस व्यवस्थित ढंग से चलाया, और इसके मुकाबले हमें विपक्ष के नाम पे जो मिला, उसमें जो अंतर है उससे बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस को सरकार चलाना या सत्ता में रहना आता है विपक्ष को साथ लेकर। इनको न सत्ता में रहना आता है, न विपक्ष को साथ रखना आता है। तो ये अब आगे दोबारा इनको मौका फिर कब मिलेगा और क्यों मिलेगा, ये तो निश्चित रूप से चिंता की बात है और सोचने वाली बात है। तो अभी जो है इनके हाथ में कुछ भी नहीं है और जो ये समझ रहे थे वो बुरी तरह फेल हो गया है। तो इसलिए इनकी हताशा स्वाभाविक है और उसमें वो एडिशनल है कि हमने जो किया है अगर उसकी सजा मिली या उसका लोगों ने बदला लेना शुरू कर दिया तो हमारा क्या होगा। उसमें सिर्फ पार्टी और व्यक्ति विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरी राजनीति या पूरे राजनीतिक दल या पूरे परिवार की बात कर रहा हूं कि अगर उत्तराखंड में लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को भगाने के लिए और उसके लिए महापंचायत का आयोजन किया जा सकता है और प्रशासन उसको रोक नहीं पा रहा है, तो आगे ये सरकार अगर फिर सत्ता में रहेगी और अगर इनको ऐसे ही काम करने दिया जाए तो आगे क्या क्या हो सकता है इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसको कोई भी पसंद करेगा। मैंने पहले अगर लगता था कि हाँ हिंदू मुसलमान में बांट दो तो हिंदू पसंद करेंगे, अब वो स्थिति तो रही नहीं कि अब हिंदू भी इनके साथ नहीं है, तो इसलिए वो भी नहीं होगा। तो इसलिए इनकी हालत खराब है और निश्चित रूप से अगर ये कुछ बहुत खास नहीं कर पाए तो चुनाव जीतना मुश्किल होगा। लेकिन वो बात की बात है, अभी तो मजा इसी में आ रहा है कि ये शतरंज खेल रहे हैं पहलवानों की तरह और पहलवानी कर रहे हैं शतरंज की तरह। राजीव जी वे बहुत सही कह रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं शतरंज की तरह। और बात कांग्रेस की निकल आई है तो शकील अख्तर जी आपसे बेहतर कांग्रेस के बारे में और कौन बता सकता है। कांग्रेस और विपक्षी एकता और विपक्षी एकता की डोर जो है वो कांग्रेस के हाथ में है, ये तो माना जाए शायद। शकील अख्तर जी आप और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि 12 तारीख को जो मीटिंग होनी थी उस मीटिंग को कांग्रेस के कारण 23 तारीख को लेके जाया गया और लेकिन इस बीच खबरें जो हैं वो निकाल करके कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, ऐसी कुछ कुछ खबरें आती रहती हैं बीच में, वो आती रहेंगी। लेकिन हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो आपके ज़रिए समझना चाहता हूँ कि जब आगे बैठक होने जा रही है, इस बैठक में कांग्रेस की क्या भूमिका रहने जा रही है, इस बैठक के बाद हम कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जो राजनीति है वो राजनीति एक अलग दिशा में चल रही है। क्या उनकी राजनीति को बाकी लोग पसंद कर रहे हैं आज की तारीख में? क्या बाकी लोग भी पैदल चलना पसंद करेंगे 4000 किलोमीटर? हालांकि अगर राहुल गांधी कह दें कि चलिए जी हम सब विपक्षी दल अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करते हैं, नीतीश बाबू आप भी आइए और बाकी लोग भी आइए और केजरीवाल साहब आप तभी हमारे साथ आएंगे जब आप हमारे साथ 4000 किलोमीटर पैदल चलेंगे, अगर ये शर्त राहुल गांधी रख दें तो क्या ये डोर आपको लग रहा है कि मजबूती के साथ राहुल गांधी के हाथ में है? धनंजय जी कुछ कह रहे हैं, फिर आता हूं। जी धनंजय जी, साउंड बढ़ाइए भाई, म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए धनंजय जी। आवाज नहीं आ रही धनंजय जी। कोई नहीं, आता हुआ आपके पास आवाज़ आपकी आती है तो इधर शकील जी। जी देखिए राजीव जी,
सबसे पहले आपने जो कहा कि कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच दूरियां दिखाई जा रही हैं, तो ये तो मीडिया इस तरह के काम करता रहता है। 9 साल से वो यही कर रहा है। जो काम बीजेपी खुद नहीं कर पा रही है वो मीडिया कर रही है। लेकिन कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच कितनी नज़दीकियां हैं और ख़ास तौर से राहुल और नीतीश कुमार के बीच कितनी नज़दीकियां हैं, ये हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव था। 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज तो राहुल गांधी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी पिछले 1 साल में उन्होंने 100 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करी होंगी। भारत जोड़ो यात्रा में हर राज्य में जहाँ भी गए वहाँ एक उन्होंने करी, कोरोना में करी उन्होंने। तो उस वक्त 2009 में जबकि नीतीश कुमार जो हैं उनके विरोधी थे और राहुल यहाँ दिल्ली में अशोका होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वहाँ राहुल गांधी बोलते हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी हैं। तहलका मच गया, किसी की समझ में नहीं आया कि राहुल क्यों कह रहे हैं ये। तो राहुल उस वक्त से जानते थे इस बात को कि नीतीश के साथ कांग्रेस चल सकती है, क्योंकि नीतीश जो हैं बेसिक रूप से वो उस तरह के आदमी नहीं हैं जो किसी भी दबाए जाने की स्थिति में, गलत स्थिति में समझौता कर लें। इसीलिए उनकी मोदी जी के साथ में अच्छी रिश्ते नहीं रहे। और आपने देखा कि एक बार भी मोदी जी से अलग हुए थे, वो फिर चले गए थे और फिर अलग हुए। तो नीतीश के अंदर वो संभावनाएं हमेशा से रही हैं कि नीतीश एक नई धारा चला सकते हैं, एक नया काम कर सकते हैं। और इसीलिए आज राहुल गांधी उन पर विश्वास कर रहे हैं और 23 जून के लिए उन्होंने पटना में आने की सहमति दे दी है। आप अभी कह रहे थे कि इतने सारे हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं बिहारी बाबू, तो ये सारा का सारा घटनाक्रम भी बिहार में ही हो रहा है। और 23 जून को क्या होगा, 23 जून को पटना से पूरे देश में एक नैरेटिव जाएगा। देखिए, आज जो है राजनीति जो है पूरी नैरेटिव की हो गई है। पिछले 9 साल से यही हो रहा है कि एक कहानी, एक किस्सा सुनाया जा रहा है और लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। सच्चाई कोई नहीं देख रहा। आज मणिपुर में स्थिति ये है कि जो पहाड़ का आदमी है वो इम्फाल नहीं आ सकता, जो इम्फाल का आदमी है वो पहाड़ नहीं जा सकता। पूरी तरह से मणिपुर जातीय समूह में बढ़ चुका है। गृह युद्ध की स्थिति है। सूडान और सोमालिया हो गया है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो कांग्रेस का वहाँ पे एक दल गया था फैक्ट फाइंडिंग के लिए, उसने आके ये रिपोर्ट दी है। और उसने ये कहा, मोदी जी से अपील कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मोदी जी प्लीज़ कुछ बोलिए। आपने 100 मन की बात कर ली, एक मणिपुर की बात कर लीजिए। हम बहुत बड़े ख़तरे में हैं। लेकिन आप देखिए कि अभी तक मोदी जी ने, जाना तो बहुत दूर की बात है, एक शब्द नहीं बोला है मणिपुर पे। 3 मई से स्टार्ट हुआ था और आज 46 दिन हो गए, 46 डेज। लेकिन ये एक उत्सुकता है कि आखिर क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी ऐसे मसलों पे, चुप्पी साधने का कारण क्या है? जी हाँ, बहुत सही सवाल किया आपने। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनके हाथ में नैरेटिव है। वो जानते हैं कि मैं बोलूं या न बोलूं, जनता कुछ नहीं बोलेगी। पहलवानों के मामले में बोला क्या? एक बिल्कुल उल्टी गंगा भाई। होता क्या है कि पहले छोटे नेता से मिलते हैं, फिर उससे बड़े से, फिर आखिरी प्रधानमंत्री से। यहाँ 2 साल पहले प्रधानमंत्री से मिले, उसके बाद गृह मंत्री से पहलवान मिले, और उसके बाद अनुराग ठाकुर से मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री एक बार मिलने के बाद जब सब कुछ ठीक ठाक था, उन्हें लग रहा था कि मेरे कहने से मान जाएंगे, ठीक हो जाएगा, फिर उन्होंने कोई उसके बारे में दिलचस्पी नहीं दिखाई कि ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो। चीन का मामला, क्या चीन पे बोले? इतने बड़े बड़े मामले हो गए। चीन का मामला है, चीन की घुसपैठ का मामला, आपका मणिपुर का मामला, आपका पहलवानों का मामला, आपका अग्निवीर जैसा मामला, किसानों के मामले पे भी नहीं, किसानों का मामला। और अग्निवीर का मामला तो एक ऐसा मामला है कि जो अभी बहुत ज़्यादा उठ नहीं रहा, किसी दिन सामने आएगा ये कि देश की सेना को ठेके पे देने जैसी बात है। ये तो कभी कोई सोच नहीं सकता था। तो आज की तारीख में मोदी जी को विश्वास है कि मैंने जो लोगों पे अपना जादू चलाया है वो जादू उतरने वाला नहीं है।
और इसलिए क्या होगा कि 23 जून को पटना से एक कहानी बनेगी, एक नैरेटिव होगा और वो बहुत बड़ा होगा। वो नैरेटिव क्या होगा कि एक पर एक लड़ेंगे। अगर 450 सीटों पे विपक्ष और बीजेपी 1 to 1 लड़ लेती है तो आप देखिए क्या परिणाम होगा। नीतीश कुमार ने कहा था कि 100 से नीचे रोक दूंगा मैं, और वही होगा। आज की स्थिति क्या है कि कोई भी बात राहुल गांधी ने पिछले 3 साल में, जब से कोरोना हुआ है, कितनी मेहनत की है। कोरोना में कोई नहीं निकलता था, राहुल गांधी मास्क लगा के मजदूरों के साथ उनका हालचाल पूछने जाते थे। राहुल गांधी उस वक्त लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे थे, देश को बता रहे थे क्या स्थिति है। वो बता रहे थे कि लॉकडाउन गलत हुआ, वो बता रहे थे कि अस्पतालों की स्थिति क्या है। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के घर पहुंचा रहे थे। वो जो इंजेक्शन था जो मिल नहीं रहा था, जो खुद उनके लिए रखा हुआ था, राहुल के लिए, राहुल को भी कोरोना हो गया था, उनके लिए रखा हुआ था, वो प्रियंका ने उठा के, और वो किसी को ज़रूरत थी, दे दिया उनको। तो सब तरफ से कोशिश हो रही थी, मगर वो नैरेटिव नहीं बन रहा था। अभी 5 महीने की पैदल यात्रा कर ली, 4000 किलोमीटर चल लिए, तो वो नैरेटिव सिर्फ 2 ही चीज़ों से बनेगा, कहानी सिर्फ 2 ही चीज़ों से बनेगी, कहानी पर कहानी जिसे कहते हैं। एक, कांग्रेस के लगातार चुनाव जीतने से, वो आधी कहानी बन गई कर्नाटक से, और बाकी काफ़ी हद तक मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में दिख रही है, जहाँ पे आज ये कहा जाने लगा है कि वहाँ देखिए फ़र्क कैसे मालूम पड़ता है कि 2-3 पैरामीटर बड़े साफ हैं। एक पॉलिटिकल पार्टीज़, एक ब्यूरोक्रेट्स, एक पत्रकार, ये सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो परसों आग लगी थी, वहाँ पे सतपुड़ा भवन जो सबसे बड़ा शासकीय कार्यालय है वहाँ पे, और वो खुले मैदान में है, कोई ऐसा नहीं है कि गलियाँ हों, ये हों, आने जाने प्रॉब्लम हो। पानी का इंतज़ाम नहीं था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, और वो प्रधानमंत्री को फ़ोन करके पानी मांग रहे थे कि सेना पहुंचा दो, पानी ऊपर से छिड़क देगी तो मेरी आग बुझ जाएगी, और आग अपने आप बुझ गई। तो वहाँ के जो पत्रकार हैं, जो काफ़ी मजबूरी है ऐसी, शिवराज सिंह चौहान करते हैं दिल्ली के लिए, मोदी मोदी करते हैं, उनके कलम से अपने आप निकल गया, आग बुझ गई मगर इकबाल चला गया। बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। कलम है, चल जाती है अपने आप, इस पर किसी का कोई अंकुश नहीं है, कोई रोक नहीं है, वो चल गई कलम। तो आज वहाँ से सारे लोग मध्य प्रदेश से कह रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में जो नारा लगाया है शिंदे साहब ने, जो राजस्थान में भी पहले लगा था कि यहाँ राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे जी। तो ये जो नारा है, ये अब लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पे भी नहीं चलेगा मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में आके मोदी जी खुद कहें कि भाई मैं खुद उम्मीदवार हूँ, तब भी नहीं चलेगा। हालात इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्यों? क्योंकि एक आग जो है, खुला मैदान है, फायर ब्रिगेड आपके फेल हो गए, फायर ब्रिगेड चल ही नहीं रहे थे, वहाँ काम ही नहीं कर पा रहे थे, जबकि बगल में है फायर ब्रिगेड, वहीं ऑफिस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मियों में हम लोग हर साल खूब लिखते थे, शुरू होने से पहले आग को बुझाने की क्या व्यवस्था है, सब अपडेट कर दिया, फलाना ये है वो है, कहीं कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार पूरी बातों से चल रही है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दूसरे राज्य हो। और यही बात जो है, यही नैरेटिव जो है, इसको कांग्रेस को और दूसरे विपक्षी दलों को तोड़ना है। ये इतना आसान नहीं था 23 जून की मीटिंग होना, लेकिन सबकी समझ में आ गया कि अगर मोदी जी की हैट्रिक हो गई, मोदी जी तीसरी बार आ गए, तो सब खत्म हो जाएंगे। आज जगनमोहन रेड्डी क्यों बोल रहे हैं, आज केसीआर क्यों बोल रहे हैं, सब इसीलिए बोल रहे हैं। आज जो अरविंद केजरीवाल है, उन्हें क्यों समझ में आ रहा है। आपने जो अभी बात करी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, और वो यात्रा जो है अगर शुरू होगी और होने वाली है, वैसे पूर्व से पश्चिम वाली है, पश्चिम से पूर्व जो है, पूर्व से पश्चिम, कि अगर राहुल कहते हैं तो सब चलेंगे, जो जितना चल पाएगा। देखिए राहुल की राजनीति की एक बड़ी ख़ास बात है कि राहुल किसी पे जोर नहीं डालते, जहाँ जो जितना चल पाया उतना चलेगा। और आपको याद होगा, हमने ही लिखा था, हम ही उस मीटिंग में अकेले जर्नलिस्ट थे, जब यात्रा शुरू होने से पहले दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई थी, और वहाँ ये कांग्रेसी बहुत उसका बुरा भी मान गए थे। हमने लिख दिया था
कि राहुल ने जब कहा, सारी स्थितियां देख के किसी को विश्वास नहीं था कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा, इतनी बड़ी यात्रा हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो राहुल ने कहा था कोई चले या न चले मैं अकेला चलूँगा। ये राहुल के शब्द थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यात्रा शुरू होने से पहले। तो राहुल जो है, अभी सारा गोदी मीडिया रोज़ कहता था कि अमेरिका में तो सारी मीटिंगें ख़त्म हो गई, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम ख़त्म हो गए, भारतीयों से मुलाकात ख़त्म हो गई, राहुल कहाँ है? राहुल ने अपने आप को एक ट्रक में दिखा दिया कि लगे मैं यहाँ हूँ भैया, काम कर रहा हूँ। मतलब आप देखिए कि वहाँ जाके जो हमारे आईआईटी वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, व्यापारी हैं, सब हैं, इनसे सारे नेता मिलते हैं, हमेशा से मिलते चले आए। लेकिन जो वहाँ पे मेहनत कश है, ये देखिए, ब्लू कॉलर, श्रमजीवी, इससे कोई नहीं मिला आज तक, इससे राहुल ही मिल रहे हैं। तो देखिए, राहुल तो एक ऐसे नेता हैं कि जिनमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, वो जैसे हैं वैसे हैं। राहुल हिंदुस्तान में जब थे तो हिंदुस्तान में उन्होंने जो जो काम किए, क्या कोई सोच सकता था कोरोना में कोई निकल सकता था? सब मना करते थे, घर वाले मना करते थे, लेकिन राहुल किसी की नहीं मानते थे। नहीं, इतनी बड़ी पैदल यात्रा कोई कर सकता था? नहीं। अमेरिका में जाके जहाँ पे एक माहौल बना के आए थे, मोदी मोदी के नारे लगते थे, वहाँ पे राहुल सबसे मिले और राहुल ने पूरा सीन बदल दिया। आप देखिए कि आज अमेरिका के अंदर क्या हालत है। आज अमेरिका में जो वहाँ का प्रशासन है, जो बाइडेन सरकार है, वो राहुल को हर तरह से प्रिविलेज दे रही है जी। इसीलिए बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है कि साहब व्हाइट हाउस में मुलाकात कर आए, व्हाइट हाउस में मुलाकात कर आए। अरे भाई, व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई या नहीं हुई, वो मान लो हो गई, तो क्या बाइडेन को पकड़ लोगे जाके कि बाइडेन आपने क्यों करी? अरे व्हाइट हाउस में मुलाकात हो गई तो इससे तो राहुल का कद ही बढ़ रहा है, देश का कद बढ़ रहा है। देश का विपक्षी दल का नेता जो है वो पहुंचा हुआ है वहाँ पे। तो ये सारा अब वो जो है सेल्फ कंट्राडिक्शन उनके शुरू हो गए हैं, कहानी उल्टी होने लगी है, गलत शॉट वो खेलने लगे हैं, जिसे कहते हैं कि उनका पूरा फुटवर्क जो है वो बिगड़ गया है जी। तो स्थिति आज की तारीख में ये है कि 23 जून बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख है और 23 जून को देश में एक नया नैरेटिव शुरू होगा और देश में ये लगेगा कि हाँ, मोदी का मुकाबला ये सब मिलके कर रहे हैं, एक सीट पे एक आदमी लड़ेगा और 450 सीटों पर ये आदमी लड़ेंगे, तो फिर नीतीश जी की बात सही होगी, 100 सीटों पर भी बीजेपी का आना मुश्किल हो जाएगा। 100 सीटों पर भी बीजेपी का आना 2024 में मुश्किल हो जाएगा, कह रहे हैं नीतीश कुमार ने जो कहा है उसी को दोहरा रहे हैं शकील अख्तर जी। और तब जबकि एक तस्वीर बहुत अब धुंधली नज़र नहीं आ रही, अब लगभग साफ नज़र आ रही है। वो तस्वीर 23 तारीख को, 23 जून 2023 को वो तस्वीर बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद की तस्वीर की मैं कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूँ और फिर अमलेंदु जी के पास आता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 सोचिए शुरू हो, और उससे पहले एक तस्वीर बिल्कुल क्लियर है, कौन कौन से दल विपक्षी एकता में एक साथ आ गए हैं। 1:1 सामने आमने सामने की लड़ाई 400 450 सीटों पे लड़ी जा रही है और पार्ट 2 में ये तमाम दल जो हैं समर्थक के रूप में वो एक भूमिका निभा रहे हैं। अभी जब राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अकेले और कुछ सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ जब चल रहे थे तो हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ थी। इस देश में एक ज़बरदस्त तूफान आ जाएगा, ये माना जाए, एक अलग हलचल, क्योंकि चूंकि हम लोग कई अलग अलग पार्ट में, आप भी रहें, हमारे जितने साथी हैं सब भारत जोड़ो यात्रा के कहीं ना कहीं प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। उस हिसाब से मैं ज़रा उसकी कल्पना करना चाहता हूँ आपके नज़रिए से, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। भारत देखना चाहता हूँ मैं, आवाज आ रही होगी? देखिए, मैं वही पुराना भारत देखना चाहता हूं जो मैंने बचपन में देखा था और जवानी में देखा था। मैं वही भारतवर्ष देखना चाहता हूं जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कोई भेदभाव ना हो, सब प्यार मोहब्बत से रहें। 1962, 65, 71 में लड़ाई में जिस प्रकार से पूरे भारतवासियों ने एकजुट होकर सेना का साथ दिया था, मैं देखना चाहता हूं मणिपुर भी शांत हो, वहां पे क्रिश्चियन हिंदू मिलजुल कर रहें। मैं वही पुरौला देखना चाहता हूं जहां हिंदू मुसलमान पूरे शांति से रहें। मैं वही उत्तर प्रदेश देखना चाहता हूं जहां
बिल्कुल निरीह लोगों को, गरीब लोगों के घरों को बुलडोजर से न तोड़ा जाए। मैं वो भारत देखना चाहता हूं जिसमें लिंचिंग ना हो, गरीब लोगों की लिंचिंग ना हो। मैं वो भारत देखना चाहता हूं जिसमें हम एक परिवार की तरह रहें, मिलजुल के रहें। मैं वो हिंदुस्तान देखना चाहता हूं जहां व्हाट्सएप पे सुबह सुबह भक्तगण जिस प्रकार की गंदगी फैलाते हैं। मैं देखना चाहता हूं जिस पे कर्नाटका सरकार ने ये आदेश निकाला है पिछले 1 साल में, जिसने व्हाट्सएप के माध्यम से हिंदू मुसलमान के बीच में घृणा फैलाई है, इन लोगों को हर पुलिस थाने में ले जाकर इनसे एक वचन पत्र लिया जाए और उसके बाद अगर ये कोई हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैलाएं, इन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए। मैं एकजुट भारत देखना चाहता हूं, मैं भारत को एक परिवार की तरह देखना चाहता हूं। और राहुल गांधी जिस प्रकार का मलहम इस देश पे लगा रहे हैं, पेन किलर की तरह काम कर रहे हैं, लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, मैं वो भारतवर्ष देखना चाहता हूं जिसमें प्यार, मोहब्बत, सद्भाव और संभाव हो। सभी धर्मों को एक नजर से देखा जाए, हम प्यार मोहब्बत से एक बड़े वृक्ष की तरह अलग अलग चिड़ियाओं की भाषा में बोलें और एक परिवार की तरह रहें। मैं घृणा विद्वेष नहीं देखना चाहता। 9 साल में राजीव जी मैं ऊब गया हूं, मुझे अफसोस हो रहा है। मैं वही पुराना भारतवर्ष, अपना प्यारा भारतवर्ष देखना चाहता हूं। आप जैसे बहुत लोग हैं जो उब चुके हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत लोगों से बात होती है और ये बात जो आप कह रहे हैं वही बात वो भी दोहराते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आप बहुत लोगों की बात आप दोहरा रहे हैं, आप कह रहे हैं, और उन लोगों की आवाज़, उनकी बातें आपके ज़रिए हम और भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आप रख रहे हैं। आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, किस रूप में देखा जाए 2023 में बहुत कुछ बदलते हम देख रहे हैं और बकौल प्रशांत टंडन जी हवा बदल रही है और जून जुलाई में तो और भी बदल जाएगी। उससे पहले भी गुजरात में जो तूफान है वो कल टकराने वाला है गुजरात से। बिपरजॉय तूफान का नाम है और 150 किलोमीटर की गति से वो चल रहा है। जो जब टकराएगा, अभी 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, लेकिन जब वो पहुंचेगा गुजरात कच्छ पे, उस सीमा पे गुजरात पे, तो वहाँ और भी उसकी गति 150 होगी, मतलब बहुत तेज़ है। और एक तूफ़ान इधर सियासी तूफ़ान भी है जो 23 तारीख को पता नहीं कहाँ लेके जाने वाला है। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है दोनों तूफ़ानों के बीच। दूसरे तूफ़ान को किस रूप में आप देखते हैं? राजीव जी, दोनों तूफानों से लड़ने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। पहला तूफान जो गुजरात में टकराने वाला है, बिपरजॉय, उससे लड़ने की तैयारी में कि जान माल का ज़्यादा नुकसान ना हो, तो जो द्वारकाधीश में ऑल इंडिया रेडियो का टावर खड़ा हुआ है उसको एहतियातन गिरा दिया गया है, ताकि जो है वो ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो। अब जो तूफान शुरू होगा पटना से, तो उससे निपटने की तैयारियां भी शुरू की हैं। अब वो मांझी जी का इस्तीफा हुआ है और बालाजी सेंथिल की गिरफ्तारी हुई है तमिलनाडु में, तो ये भी उस तूफान से निपटने की तैयारियां ही, यहाँ पे इसको तैयारियों के रूप में ही देखें, इसी तरीके से इसको ग्रहण किया जाए। तो तूफानों से लड़ने की तैयारियां तो भारतीय जनता पार्टी की है, अपनी तैयारी अब वो कर रही है अपनी तैयारियां, और जाहिर सी बात है कि उसके पास तूफानों से लड़ने की शक्ति इस समय तो है फिलहाल, जब तक सरकार में है। तो सारी संवैधानिक संस्थाएं उसके हाथ में हैं, ईडी सीबीआई उसके हाथ में है, कॉर्पोरेट घराने उसके साथ में हैं, और इन सब के दम पे उसके पास एक चाणक्य है जो प्रधानमंत्री खोजने के लिए तमिलनाडु निकला हुआ है, और खोज के लिए आया वो सेंथिल बालाजी को। अब ऐसे ही वहां से प्रधानमंत्री निकलेगा तमिलनाडु से। खोज जो है प्रधानमंत्री की तमिलनाडु से वो पूरी हो चुकी है। वो सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी जो है वहां के मंत्री की, वो बता रही है कि किस तरीके से वहां से जो नया प्रधानमंत्री निकाला जाना है तमिलनाडु से। तो दिक्कत असल में यह है राजीव जी कि तूफानों से लड़ने के लिए एहतियात तो बढ़ती जाती है, और हर सरकार अपनी तरीके से कोशिश करती है कि तूफान आएगा तो उससे निपटा जाएगा, रेत के टीले खड़े किए जाएंगे, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जाएंगी, उन दीवारों के पीछे फिर दूसरी दीवारें खड़ी की जाएंगी, सब कुछ होता है। लेकिन जब 40% और 60% की जब सरकारें हो जाती हैं राजीव जी, तो फिर उन तूफानों से लड़ा नहीं जाता, फिर जो है वो टावर गिराने ही पड़ते हैं।
तो अब वो टॉवर जो गिराने की तैयारियां जो शुरू हुई हैं, वो लगता है राजीव जी अब धीरे धीरे जो है ये टॉवर अब गिरने शुरू हो जाएंगे। 2024 तक बहुत से टॉवर गिरेंगे, बहुत से सतपुड़ा के जंगल पर उसमें आग लगेगी, भवन जो है सतपुड़ा भवन जो है बहुत सौ में जो है उनमें लेकर के आग लगेगी। अब मध्य प्रदेश की आज ये खबर है कि वह सिंधिया के नज़दीकी हैं, वहाँ के कोई जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हैं बैजनाथ यादव जी, वो अपने कई समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो अब मध्य प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई है तूफान से लड़ने की, वहां भी तूफान आने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये जो तैयारियां तूफानों से लड़ने की हैं, तो ये तूफान तो आते रहेंगे राजीव जी। और ये पश्चिमी विक्षोभ जो पैदा हो रहा है, इस पश्चिमी विक्षोभ से ही जो आते हैं ये तूफान वगैरह सब। और मानसून से पहले के तूफान है ये, मानसून भी आना है, जैसा कि बकौल हमारे प्रशांत टंडन जी कि मानसून भी आएगा, समय से आएगा। तो इस समय से पहले जो तूफान आ रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी देखना ये कि किस तरीके से निपटती है। जैसा मैंने कहा कि भाई उनके पास इस समय तो सारी चीज़ें हैं, लकीर काटी इस समय उनके दोस्त है, अभी किसी की भी गिरफ्तारी करा सकते हैं, कहीं भी छापे डलवा सकते हैं, तो अभी सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये कब तक चलेगा आप देखना ये है। मुझे लगता है कि राजीव जी की जो दूसरे लोग हैं वो भी समझ चुके हैं कि अब किस तरीके से इनसे निपटा जाना है, किस तरीके से लड़ाई को आगे लेकर के जाना है। और एक रणनीति जो है वो मुझे लगता है अंदर अंदर तैयार हो चुकी है। और जो विपक्ष की बैठक होगी पाटलिपुत्र में, तो वहां से भले ही कोई जो है वो एक फॉर्मल गठबंधन की घोषणा हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक आपसी सहमति निश्चित तौर पर बन जाएगी कि किस तरीके से लड़ाई को आगे लेकर के जाना है। अब एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है जब जाते हैं आंध्र प्रदेश के चुनाव में, तो नारा लोकेश के पापा के लिए जो कहते हैं कि बहुत भ्रष्टाचार की बातें हैं। नारा लोकेश के पापा, यानी नारा लोकेश के पापा कौन है? सी चंद्रबाबू नायडू। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में जब गए थे तो यही उनके बात की थे, नारा लोकेश के पापा, यही उन्होंने बात कही थी। अब वो नारा लोकेश के पापा से हमारे चाणक्य जाकर के अब मिल रहे हैं कि गठबंधन कर लिया जाए। और नारा लोकेश के पापा भी जो 2019 में फासिस्ट सरकार को गिराना चाहते थे, वो भी अब तैयार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये खुद ही जो तैयारियां कर रहे हैं किस तरीके से, मतलब जगन मोहन रेड्डी के बल पे जो है आप कानून पास करवाते रहे सब, और अब उन जगन मोहन रेड्डी को भी अब माफी नहीं है। तो वहां भी आपने शुरू कर दिया, वहां आपने चंद्रबाबू नायडू को साथ देना शुरू कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र चेहरा है, वो इसकी जो सहयोगी है उनको भी अब धीरे धीरे मुझे लगता है सबको समझ में आने लगा है। तो इसीलिए अब जो राष्ट्र से बड़ा महाराष्ट्र है, तो वहां जो शिंदे जो है वो महाराष्ट्रियन जो हो गए हैं, राष्ट्र में बड़े नेता मोदी जी हैं और महाराष्ट्र में बड़े नेता शिंदे जो हैं, वो इसीलिए सब हो रहा है कि तूफान जो है वो विपर्य जो है वो मुंबई में भी आने वाला है, वहां भी तैयारियां शुरू हो रही हैं। तो उसी विपर्य से निपटने की तैयारी शिंदे जी ने भी शुरू कर दी है। वहां सर्वे आ गया है, उस सर्वे ने बता दिया है कि शिंदे जो बड़े नेता है फडणवीस से। अब मोदी जी होंगे राष्ट्र के बड़े नेता, मगर महाराष्ट्र के बड़े नेता तो शिंदे ही है। तो कुल मिलाकर राजीव जी समय तूफानों से लड़ने की जो तैयारियां हैं, वो तूफानों से जिस तरीके से लड़ाई आता है उस तरीके से की जा रही है। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से तैयारियां तूफानों से लड़ने की हैं। जो सरकार का तूफान है उससे लड़ने की विपक्ष की तैयारी है, और विपक्ष का तूफान से लड़ने की सरकार की तैयारी है। विपक्ष के तूफान की बात कर रहे हैं। विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी तैयारियां भी चल रही हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आना चाहता हूं एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास। प्रेम कुमार जी, एक बात यहाँ समझना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की बात भी हो रही थी, और अभी तक अगर पिछले 9 साल के पीएम के नरेंद्र मोदी के एक राजनेता के रूप में उनकी जो राजनीति रही है, उसमें कई मसलों पर चुप्पी हमने देखी। बहुत सारे मतलब अगर उस घटनाक्रम को किसी दिन लिस्ट निकालेंगे और उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े कांड हो गए, उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, बहुत सारी चीज़ों पे, और कई ऐसी चीज़ें हैं जहां प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए वहां बोलते हैं, वहां कांग्रेचुलेट करते हैं, कहीं किसी को चोट लग जाए तो उस पर वो दुख जताते हैं, ये भी करते हैं। क्या ये राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये समझ लिया है कि देश की जनता, जो शकील अख्तर जी कह रहे थे, देश की जनता चाहे जो भी हो जाए अब मेरे इशारे पे चल रही है, मेरे इशारे, मेरे मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी इशारे, उन्हीं के इशारे पर वोट देती है, और अब पूरा का पूरा कंट्रोल्ड जनता है जो
उनके इशारे पे, भाजपा के इशारे पे वोट देके चली आती है और अगला जो है 2047 यानी जब हम 100 साल बनाएंगे देश की आज़ादी के, तब तक बीजेपी राज करेगी। क्या ये एक नैरेटिव सेट अंदर खाने में हो चुका है, ऐसा माना जाए? किस रूप में आप देखते हैं इनकी चुप्पी को? जी राजीव जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि इसी नैरेटिव के साथ चला गया है कि आने वाले 2 दशक 3 दशक तक भारतीय जनता पार्टी जाने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो चाहेंगे वही होगा, जनता वही करती है जो मोदी जी कहते हैं, यही नैरेटिव चला है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले शकील अख्तर साहब जब बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, तो मैं सोच रहा था कि मनमोहन सिंह जी को तो मौन मोहन कहा गया, तो नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहिए, मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगा, मैंने मौनेंद्र, मुझे लगा मौनेंद्र सही नाम होगा। मौनेंद्र, जैसे मौन मोहन थे तो ये मौनेंद्र। तो मौन मोहन तो जिनको कहा गया, जिन्होंने समय पर बड़े बड़े निर्णय लिए, अपनी सरकार तक को दांव पर रख करके परमाणु करार किया, तो वो मौन मोहन की ताकत थी। लेकिन मौनेंद्र जो हैं, वो चाइना का नाम अपने मुंह से ले नहीं सकते, भले चाइना कुछ भी कर ले। मौनेंद्र चुप रहते हैं, मणिपुर का नाम उनकी जुबान पे नहीं आता, 1.5 महीने से हिंसा चल रही है। मौनेंद्र हर जरूरत के मौके पर, एक बेरोजगारी पर एक बार जो पकौड़े तलने वाली बात कही, लेकिन उसके बाद से कभी आज तक मुंह नहीं खोला उन्होंने बेरोजगारी पर। तो मौनेंद्र हर जरूरी मुद्दों पर मौन रहते हैं, तो ये वास्तव में मौनेंद्र हैं। और ये सोचना, मौनेंद्र सोचा करते हैं कि हम अगर जिस विषय पर जुबान खोल देंगे, जनता हमारे पीछे हो जाएगी। तो ये बात लगातार कई चुनाव में गलत साबित हुई है, और हम जानते हैं कि पिछले 5 साल में जो 30-32 चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 6 चुनाव से ज़्यादा नहीं जीती है। तो हाल में कर्नाटक है, इससे पहले आप देख सकते हैं एमसीडी जैसे चुनाव भी उनके नाम पर हारा गया। आप गुजरात को छोड़ करके बाकी हालिया चुनाव जो है उल्टे पड़े हैं। तो वो मिथक टूटा है, और यही तो सबसे बड़ा फर्क आया है। अब अभी तूफान की चर्चा हो रही थी, तो मुझे लगता है तूफान पर भी थोड़ा सा बोलना, स्पष्ट करना जरूरी है कि देखिए, तूफान जो है, प्राकृतिक आपदा जो भी होता है, वो हमें जोड़ता है, इंसानों को मुश्किल का सामना करने के लिए जोड़ता है। हम चाहे पुनर्वास का काम करें, चाहे बचाव का काम करें, मुश्किल में हम जुटते हैं। दुनिया के लोग हमारी मदद करते हैं और हम दुनिया को मदद करते हैं जब आपदा आती है। ये प्राकृतिक आपदा का नेचर होता है, विनाशकारी होते हुए भी इंसानों को तो जोड़ता है कम से कम। लेकिन एक आपदा ये है, और एक आपदा मणिपुर में है, जहां पर कि वहां भी पलायन है। आप देखिए, पलायन तो यहां भी हो रहा है, प्राकृतिक आपदा में भी कि लोग बचाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जा रहे हैं, यहां भी पलायन है। लेकिन यह पलायन इंसानियत को मजबूत करने के लिए है। एक पलायन मणिपुर में भी है, लेकिन वो इंसानियत को तार तार कर रही है कि जीवन कैसे बचाया जाए। और एक पलायन उत्तराखंड में भी है, जहां पर कि एक पोस्टर जो है किसी सरकार से के आदेश से भारी पड़ गया है। कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, न डबल इंजन की सरकारें फेल हैं, उन सरकारों पर सबसे बड़ा शासनादेश है वो पोस्टर कि हमारा इलाका खाली कर दो। तो ये पलायन यहां भी है, ये खौफ के कारण पलायन हो रहा है। एक पलायन देख रहे हैं सामुदायिक हिंसा के कारण, नफरत के कारण हो रहा है, और एक पलायन है जो हम इंसानियत को बचाने के लिए कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा से लड़ते हुए। तो इसलिए ये बोलना जरूरी था कि परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उसी तरीके से आज जो 23 जून को जो विपक्ष की बैठक हो रही है, वो बैठक वैसे वो उन सारे विपक्षी दलों को मजबूत करने का, इकट्ठा करने का एक अपॉर्चुनिटी है। वो ठीक उसी तरीके से जैसे बिपरजॉय का सामना करने के लिए लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो
पूरा हेट फैला रखा है, नफरत फैला रखा है। तो इससे बचने के लिए कैसे इकट्ठा हुआ जाए, ये है 23 जून। तो राजनीतिक परिस्थितियों को हम वातावरण इकोसिस्टम से जोड़कर देखते हैं तो हमें आंसर मिलता है कि हमें कैसे मुश्किलों का सामना करना जरूरी है, हम कैसे मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। इसका जवाब हमारा इकोसिस्टम देता है, हमको जवाब ढूंढने की जरूरत है। बीमारी अगर इस फिजा में है तो इलाज भी इसी फिजा में है, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। मणिपुर आज देश का सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए। मुझे अफसोस है कि विपक्षी दल उस हिसाब से मणिपुर को नहीं ले रहे हैं गंभीरता से, जिस हिसाब से उनको लेना चाहिए। मणिपुर आज सबसे ऊपर होना चाहिए एजेंडा में, 23 जून की बैठक से भी ऊपर होना चाहिए था इस एजेंडा में, लेकिन आज मणिपुर विपक्ष के एजेंडे से भी गायब है, क्योंकि वो पूर्वोत्तर का प्रदेश है। वहां हो सकता है उनको ज्यादा सांसद वहां न मिले, गणित कम मिले। मैं इस अवसर पर जब अपनी बात रख रहा हूं तो एक तटस्थता, निष्पक्षता, एक अंदर की आवाज जो होती है वो बोलना जरूरी होता है। और वो हम ये चाहते हैं, जितनी लापरवाही केंद्र सरकार ने दिखलाई है, अमित शाह को तो रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन विपक्ष ने तो इस्तीफा भी मांगने की जरूरत नहीं समझी है। अमित शाह को रहने का क्या हक है गृह मंत्री के रूप में, जब 1 महीने बाद आप दौरा करते हैं, उसके बाद भी आप शांति समिति बनाते हैं और शांति समिति में कोई पक्ष शामिल नहीं होता है, हिंसा रुकती नहीं है, लगातार बढ़ती जाती है। आप हैं किस लिए? आप हैं किस लिए? न स्टेट काम कर रहा है, न सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, और खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। न वहां की वीरेंद्र सरकार को रहने का हक है, न केंद्र में गृह मंत्री को रहने का हक है। लेकिन विपक्ष केवल सरकार बदलने का ध्येय लेकर न चले, फिजा को सही करने का ध्येय सबसे पहले रखिए। फिजा सही होगी तो सरकार बदलेगी, और फिजा सही करने में आपको मणिपुर सबसे ऊपर लाना पड़ेगा। जी राजीव जी, मणिपुर को बिल्कुल। और मणिपुर भले दिल्ली में बैठकर या अलग अलग राज्यों और शहरों में बैठकर के आप उस हिसाब से और वहाँ की तकलीफ को नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन जो लोग मणिपुर में प्रभावित हैं उनकी तस्वीर कुछ और बयां करती हैं, और जिसका दर्द यहाँ बयां कर रहे थे, जिसका साझा कर रहे थे प्रेम कुमार जी हमारे साथ। ज़रा पहले मैं आना चाहता हूँ शकील अख्तर जी आपके पास, फिर संजय जी और प्रशांत टंडन जी के पास आऊँगा। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल बार बार पूछा जा रहा है और अब चर्चा में भी है, और अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि नीतीश कुमार भी चर्चा कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव जो है वो पहले करवाया जा सकता है। इस नैरेटिव के बारे में ज़रा बताइए, ये क्यों ऐसा बताया जा रहा है कि 2024 का चुनाव पहले हो सकता है? देखिए, पिछले हफ्ते के अपने कॉलम में हमने ये लिखा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव के साथ मोदी जी लोकसभा के चुनाव भी करवा सकते हैं। इसकी वजह यह है कि कर्नाटक हारने के बाद से लगातार जो बीजेपी का असर है वो कमज़ोर दिखने लगा है। एक तो कर्नाटक हारे, और दूसरा जो आरएसएस है उसका जो माउथपीस है, मुखपत्र है अंग्रेज़ी में ऑर्गेनाइज़र, उस ऑर्गेनाइज़र ने ये लिख दिया कि अब न तो हिंदुत्व चलेगा और न मोदी जी आपका फेस चलेगा। ये मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ी चोट है। अभी तक ये माना जाता था, अभी जैसे कई जगह कहा जाता है जो राज्यों के चुनाव आए, इसमें आज एक न्यूज़ चैनल ने अपना सर्वे भी किया और वो चैनल बता रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव जो होगा वो वहाँ के कांग्रेस के लोकल लीडर वर्सेस मोदी जी होगा। तो अभी वो अपने मन से ही कई चैनल ये काम कर रहे हैं, वो चैनल खुद इतने खुद मुख्तार हो गए हैं कि वो बीजेपी की सेवा में अपने मन से ये सब लिखने लगते हैं कि मोदी जी लड़ेंगे। लेकिन जब आरएसएस ये कह रहा है, जब ऑर्गेनाइज़र ये कह रहा है कि मोदी जी का चेहरा नहीं चलेगा, तो मोदी जी की और अमित शाह जी की चिंता स्वाभाविक है। इसलिए वो ये सोचते हैं कि ये चुनाव इनके साथ करवा लिए जाएं। क्यों? क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में आज की तारीख में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। राहुल ने 150 सीटें वहाँ बोली हैं, और 150 सीटें और उससे ज़्यादा सब मान के चल रहे हैं। प्रियंका गांधी जिस तरह से वहाँ पे चुनाव अभियान का उन्होंने शुरुआत की है,
उसके बाद कांग्रेस की स्थिति और बेहतर हुई है। भाई वहाँ पे क्या है कि आज की तारीख में कांग्रेस एक होकर लड़ रही है। 20 साल में पहला मौका ऐसा है जब कांग्रेस एक पार्टी के तौर पे लड़ रही है, और आप ये भी कह सकते हैं कि आज 70 साल जिसे कहते हैं ये लोग, 70 साल में ये पहला मौका है जब बीजेपी बुरी तरह विभाजित होकर चुनाव लड़ रही है। जैसा दिग्विजय सिंह जी ने कहा था अभी कि वहाँ पे 3 बीजेपी हैं, एक शिवराज बीजेपी, एक महाराज बीजेपी और एक नाराज बीजेपी। लेकिन अब तो बीजेपी वहाँ और ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि जिस तरह से इकबाल शिवराज सिंह चौहान का ख़त्म होता जा रहा है वहाँ पे, और आज अभी जो बैजनाथ यादव जी जो मिले हैं जाके, तो बैजनाथ यादव जी कहाँ के हैं? वो शिवपुरी के हैं। वो शिवपुरी कौन सी जगह है? ये माधवराव सिंधिया की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये बैजनाथ यादव जी माधवराव सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे और शिवपुरी के हैं। गुना शिवपुरी में अगर महाराज खुद चुनाव लड़ेंगे तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ इस विरोध का कितना असर होगा। और शिवपुरी कहाँ आता है? शिवपुरी ग्वालियर चंबल संभाग में आता है, जो ग्वालियर चंबल संभाग जो है माधवराव सिंधिया की, विजयराजे सिंधिया की और इनकी रियासत कहलाती है। मतलब ये जो डेंट है ये बहुत बड़ा डेंट है। तो आज की तारीख में इसलिए ये बात बार बार हो रही है कि अगर ये चुनाव हार गए राज्यों के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में तो बीजेपी का कुछ है ही नहीं है। वहाँ पे तो वहाँ तो कांग्रेस और बीआरएस का बीच मुकाबला है। तो इस स्थिति में अगर ये 4 राज्य चुनाव हार गए और उसके बाद लोकसभा में गए तो आप सोच सकते हैं क्या होगा फिर। तो बिल्कुल ये तो एक बहुत आत्मविश्वास पूरी तरह से हिला हुआ होगा। तो इसलिए ये एक संभावना के तौर पे नीतीश कुमार ने कहा है, और ये संभावना न नीतीश कुमार कह रहे हैं और हम तो एक छोटे से पत्रकार हैं, हम तो क्या लिखेंगे। ये जो संभावना आ रही है ये दरअसल ब्यूरोक्रेसी से निकल के आ रही है। उसी की खबर नीतीश कुमार तक पहुंची है, उसी के छोटे मोटे अंश हम जैसे पत्रकारों के पास पहुंच जाते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको सबसे पहले सुगंध आ जाती है। उसको लग रहा है कि मोदी जी की हालत ख़राब हो रही है, और उसके देखिए बहुत सारे कारण हैं। राहुल गांधी का जो अभी दौरा हुआ अमेरिका, इसने भी बहुत माहौल बदला है। जो एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर्स हैं, सारे के सारे विदेश मंत्रालय के ऑफिसर्स हैं, वो सब सीनियर लोग होते हैं। उनकी सबकी नौकरी 15-20 साल पुरानी है, मतलब उन्होंने यूपीए का टाइम भी देखा है। तो आज उन्हें महसूस हो रहा है कि इस 9 साल में भारत की स्थिति विदेशों में क्या हुई है, वो इसे महसूस कर रहे हैं। हम कहने को विश्वगुरु बन जाएं, हम कहने को वहाँ नारे लगा दें, हम भारतीयों को इकट्ठा करके कुछ भी कह दें, लेकिन विदेश में आज भारत की कोई इज्जत और शान बढ़ नहीं रही है। भारत आज कनाडा में जो हुआ हम सबने देखा जी। तो इस स्थिति में आज वीज़ा की आज भी समस्या है, आज भी वीज़ा नहीं मिल रहा है। जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं वो मोदी जी जाते हैं तो इकट्ठा ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन वो ये भी सवाल करते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया जो है बीबीसी की फिल्म अपनी संसद में दिखा देता है, और अमेरिका में भी दिखाने वाला है। अमेरिका में उसी वक्त दिखाने वाला है। तो भाई क्या रहा फिर आपका। और जो राहुल गांधी वहाँ मिले हैं सबसे, और जो बीजेपी ने घबरा के कहा कि वो व्हाइट हाउस गए थे और व्हाइट हाउस से मुलाकात हुई, इसका मतलब यही है कि जो व्हाइट हाउस है, जो बाइडन हैं, वो अपने लोगों के ज़रिए राहुल गांधी से या कांग्रेस से चीज़ों को समझ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कही जाती है कि अमेरिका का पहला उद्देश्य क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसका पहला उद्देश्य है चीन को काउंटर करना, चीन को रोकना। चीन जितनी बड़ी महाशक्ति बनाए, बाइडेन उसी के लिए तो मैंडेट लेके आए थे। अगर चीन को न रोक पाए तो क्या कर लेंगे वो, फिर उनकी सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। और चीन को रोकने में मोदी जी सफल नहीं हो रहे हैं, और ये बात बाइडेन सरकार अच्छी तरह समझ गई है। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ले दे के मोदी जी का ध्यान फिर बार बार पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। अरे पाकिस्तान तो एक छोटा सा देश है। मुलायम सिंह यादव हमेशा इस बात को कहते थे, लोकसभा हमेशा कहते थे कि देखो, सुन लो, समझ लो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमें सबसे बड़ा खतरा चीन से है। मैं देश का रक्षा मंत्री रहा हूँ, मुझे मालूम है अंदर की खबर जी।
तो बाइडेन सरकार जो है या नाटो जो है या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, इंग्लैंड जो है, उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? चीन को रोकना। और अगर मोदी जी उस दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं, वो चीन के ख़िलाफ़ बोलना बड़ी बात है, चीन का नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो क्यों ना बाइडेन और जो विदेशी ताकतें हैं वो इस उम्मीद से कांग्रेस और राहुल की तरफ देखें कि ये जो है इनके अंदर ये ताकत है कि ये चीन के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि बड़े खुल के राहुल ने चीन के ख़िलाफ़ बोला है, हिम्मत दिखाई है राहुल ने और बोला है कि चीन की ये जो दादागिरी है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बोलने की हिम्मत सरकार की होना चाहिए थी, सरकार नहीं बोल पाई। सरकार तो क्या बोल रही है? सरकार तो बोल रही है आप क्या समझते हैं चीन से जाके लड़ लें? बिल्कुल, इतनी बड़ी इकॉनमी है वो, इतनी बड़ी ताकत है। ये हमारे विदेश मंत्री बोल रहे थे, सबने सुना इसको। मतलब अगर कोई बड़ी इकॉनमी है तो उसकी दादागिरी हम सह लेंगे। ये तो इंदिरा गांधी ने कभी नहीं माना। उसने तो अमेरिका को चुनौती दी थी कि तुम 7वां नहीं 8वां बेड़ा पहुंचा दो। हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि बांग्लादेश को आज़ाद होना है तो होगा। हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो सिखाया जाएगा। तो इस तरह कोई अगर बड़ी ताकत है तो अमेरिका से इंदिरा गांधी डर जाती क्या? कभी नहीं। और आज हमारे विदेश मंत्री ने तो कह दिया कि हाँ भाई हम तो डरेंगे। तो इस स्थिति में आज दुनिया की और भारत की सबकी राजनीति बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही है और इसको ब्यूरोक्रेसी समझ रही है और ब्यूरोक्रेसी को ये लग रहा है कि शायद चुनाव जल्दी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, शायद चुनाव जल्दी हो जाए, लेकिन चुनाव जल्दी हो तो उससे क्या बीजेपी को फ़ायदा है? प्रशांत टंडन जी, क्या बीजेपी को फ़ायदा है अगर चुनाव जल्दी हो जाए? तो 2024 का चुनाव 2023 में ही हो जाए या इस चुनाव को थोड़ा आगे कर दिया जाए, क्योंकि चुनाव से पहले ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद और 2024 के चुनाव के समय कुछ राज्यों के चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश भी है। तो क्या ये सारे चुनाव एक साथ करवाकर बीजेपी को फायदा होने वाला है? बहुत कुछ 2 चीजों पे राजीव जी डिपेंड करेगा। एक देखिए, मोदी जी जो मुझे लग रहा है अभी तक वो राम मंदिर के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं और राम मंदिर का जो शेड्यूल है मूर्तियों की स्थापना का, वो दिसंबर के आसपास आ रहा है। उसके पहले G20 का समिट है, वो भी होना है। तो ये 2 इवेंट है, ये इस पे निर्भर करता है कि इन इवेंट से उनको मिलता क्या है फीडबैक। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वो राम मंदिर पे ही चुनाव पे जाना चाहेंगे, लेकिन दिसंबर में जनवरी में अगर वो जा रहे हैं तब तक तो चुनाव का जो एक्चुअल शेड्यूल है उसके बहुत करीब हो जाएंगे। तो 2 महीने पहले कराकर या 2 महीने बाद कराकर आप उसमें कोई पॉलिटिकली आप हासिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि जो विपक्षी एकता है उसका रोड मैप लगभग तैयार है। अब उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें फेरबदल नहीं होनी है। अब उसको केवल एक रूप दिया जाना है कि सेक्रेटेरिएट बने, उसका मुद्दे क्या हो, प्रवक्ता कौन हो, कन्वीनर कौन हो, चेयरमैन कौन हो, ये चीज़ें बननी है। बाकी सीटों का तालमेल कितना हो, तो एक बड़ी बात ये होगी कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी। ये नेता, ये कोई राहुल गांधी और शरद पवार या नीतीश कुमार के बीच में बातें नहीं होनी है। ये स्टेट के लीडर्स और डिपार्टमेंट के लोग बात करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जो हैं बाय क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं राजीव जी, और वो बिहार के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम भी कर चुके हैं पॉलिटिक्स में आने से पहले। अब उनका पूरा पॉलिटिकल करियर देखिए आप, उन्होंने तार हमेशा सही जोड़े हैं, तो वो तार जोड़ने के माहिर हैं, क्वालिफिकेशन से भी तजुर्बे से भी। तो
नीतीश कुमार तार जोड़ेंगे। पवार साहब के बारे में मैंने बताया आपको। 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। देखिए, विपक्षी एकता केवल पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं हो रही है। मैं पहले भी यहाँ एक बात कह चुका हूँ कि राजीव जी, जो क्षेत्रीय दल हैं वो सामाजिक समूहों के दल हैं। तो एक केवल पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आ रही हैं, एक सामाजिक गठबंधन भी देशव्यापी बन रहा है। और अभी हमने कर्नाटक के इलेक्शन में देखा कि अहिंदा नाम के एक सामाजिक गठबंधन ने वहां पे क्या किया। तो ये सामाजिक गठबंधन बनेगा। माइनॉरिटीज का आप जो भी 15% 16% है, आप उसको हटा दीजिए बीजेपी के पास से। तो बीजेपी का तो यूनिवर्स वैसे भी कम है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अमेरिका की जो राहुल गांधी की विजिट है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। अभी शकील साहब ने जो बात की ना कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर बेचैनी है, ये तमाम सिग्नल मुझे भी मिलते हैं। और हमारी ब्यूरोक्रेसी में बहुत पेट्रियाटिक लोग बैठे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि देश का नुकसान हो बड़े लेवल पे, भले ही वो बोल ना पाए। अब राहुल गांधी ने अमेरिका में मल्टीलैटरलिज्म, यानी भारत अमेरिका से दोस्ती करेगा, भारत रूस से भी दोस्ती करेगा, भारत दुनिया के और देशों से भी दोस्ती करेगा और सबसे अलग अलग डील करेगा। भारत को इस बात की महारत हासिल है। भारत ये करता आया है। जब दुनिया 2 खेमों में बटी थी तब भी हम नॉन अलाइंड मूवमेंट हम ही ने चलाया था। नेहरू नासिर टीटो ने ही उसको पैदा किया था। जब मल्टीपोलर, जब यूनिपोलर दुनिया हो गई कि जब एक ही महाशक्ति थी अमेरिका, तब भी हमने मल्टीलैटरलिज्म को चला के रखा था। भारत के बहुत सारे मसलों पर, व्यापारिक हित, एनर्जी सिक्योरिटी, सामरिक, बहुत सारी चीज़ों पे भारत के जो मल्टीलैटरलिज्म है वो बहुत राष्ट्र के हितों की रक्षा करता है। ब्यूरोक्रेसी में या डिप्लोमेसी में बैठे हुए बड़े सारे लोग इस बात को देख रहे हैं। मोदी जी आज तक अमेरिका जब भी गए हैं, और ध्यान रखिएगा कि जब हम जा रहे हैं तब भी हम लोग ये चर्चा करेंगे, मोदी जी अमेरिका में जाकर मल्टीलैटरलिज्म को समझा नहीं पाए, न कह पाए न समझा पाए। तो जब मैं छोटी सी बात अगर करूं कि अगर मान लीजिए कि आप अमेरिका के हितों को अपना हित बना के चलेंगे, तो अमेरिका तो चाहेगा कि चाइना के खिलाफ आप साउथ चाइना सी में भी जाएं। हमारे हित में नहीं होगा। चीन को कंटेन करने का जो तरीका है वो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मॉडल राहुल गांधी दे रहा है। अमेरिका चाहेगा कि जी उसके सारे झगड़ों में आप जाएं, ताइवान में भी जाएं, आप साउथ चाइना सी में जाएं, ईस्ट चाइना सी में जाएं। ये भारत के हित में नहीं होगा। भारत के हित में उतना होगा कि हाँ, चीन के खिलाफ भारत एक बड़ी शक्ति बने, अमेरिका या पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट की मदद से। ये रोड मैप राहुल गांधी ने दिया, मोदी जी ने नहीं दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी वेट करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दी चुनाव कराने पे जाएंगे, क्योंकि अभी ये राम मंदिर का वेट करेंगे। और बाकी देखिए, जब पहली बार ये होगा राजीव जी कि अभी तक गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ बनते रहे। पहली बार ये हो रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन बना रही है। सबसे बड़ा गठबंधन जो बना, 2 गठबंधन बने, जनता पार्टी 1977 या एनडीए, दोनों गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ बने। ये जो गठबंधन है, ये पहली बार ऐसा होगा यूपीए के बाद
कि जो बीजेपी के खिलाफ बन रहा है। यूपीए तो एक मजबूरी थी, चुनाव मैदान में वो साथ में नहीं गए थे, ये पहली बार होगा। और इस गठबंधन के जो सुरजीत हैं, जो सबको एक साथ लाने वाले फैक्टर, वो ईडी सीबीआई है, इनकम टैक्स है। वो काम अभी देखिए तमिलनाडु में चल रहा है। राजीव जी, बिल्कुल 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 तमिलनाडु में चल रहा है, इससे पहले भी और पिछले 9 साल में ईडी सीबीआई का सदुपयोग बीजेपी ने कितना कर लिया है, इसके आंकड़े आप लोगों के सामने पहले रख चुका हूं। आने वाले समय में और आंकड़े उसमें जोड़ करके वो भी रख दूंगा आप लोगों के बीच, क्योंकि जहां जहां जिन राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों में तो बिल्कुल धड़ल्ले से, और छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल लाइन लगी हुई है, आप सब जानते ही खबर। और उसके अलावा अब तमिलनाडु में भी, क्योंकि नज़रें टिकी हुई हैं दक्षिण पे भी। लेकिन इससे पहले अगर 2024 का चुनाव 2023 में बीजेपी करवाने का सोच रही है, और साथ साथ आरएसएस का ये कहना है कि अब न हिंदुत्व काम आएगा, न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है वो काम आएगा, तो फिर क्या काम आएगा, और किस करिश्मे के साथ, किस नए चेहरे के साथ बीजेपी पहले चुनाव कराने जा रही है, जबकि ये जान रही है कि हम आने वाले तमाम चुनावों को हार रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे वो तेलंगाना का चुनाव हो, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो। इन चुनावों को अगर आप लूज करते हुए देख रहे हैं, तब फिर क्या और एक चुनाव, उतना बड़ा चुनाव साथ में करवाएंगे? एक बड़ा सवाल है। आपका क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं संजय कुमार सिंह जी। समय बहुत हो गया है, मैं जान रहा हूं, लेकिन चर्चा इतनी गंभीर हो गई अलग अलग आयाम के साथ में, तो थोड़ा लिबर्टी ले लेता हूं आप लोगों से और थोड़ा ज़्यादा वक्त आप लोगों को बैठा देता हूं। संजय जी क्या कहेंगे? चुनाव जल्दी कराने का कारण माने अगर कुछ हो सकता है, वैसे तो प्रसाद जी ने सब क्लियर कर ही दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जल्दी कराने का कुछ कारण होगा तो मोदी सरकार की जो रणनीति है उसमें 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि इनको लगता है कि अगर विपक्ष की सरकार बन जाएगी, विपक्ष की मतलब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो उसके पास पैसा कुछ हो जाएगा और पैसा ठीक से हैंडल किया जा सकेगा, और इलेक्शन में जो उसका फायदा मिलता है वो मिलेगा। तो इससे बचने के लिए ये चाहेंगे कि चुनाव पहले हो। और दूसरा ये है कि अभी जो वो 2000 रुपए का नोट बदलना है, तो 2000 रुपए का नोट बदलने के बाद कांग्रेस को कितना टाइम मिल जाएगा या कितने पैसे आ जाएंगे? असल में चुनाव तो काले पैसे से ही लड़ा जाता है, तो और उसकी जो भूमिका है वो हम लोग जानते हैं, और वो माने बीजेपी या नरेंद्र मोदी ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो उस तरह से कांग्रेस को या विपक्ष को डैमेज करके वो चाहते हैं कि उसका फायदा मिलेगा, या कांग्रेस बिना पैसे के चुनाव लड़ेगी तो उसको नुकसान होगा और जीत नहीं पाएगी। तो इन 2 कारणों से वो ये होगा कि जो अभी 2000 के नोट बदलने से जो खाली हो गया होगा सो, और फिर दूसरी सरकार बन जाएगी तो फिर जो पैसा आ सकता है सो, ये 2 फायदे कांग्रेस को ना मिले, इसलिए चुनाव जल्दी कराने की कोशिश हो सकती है। और विपक्ष का अगर चेहरा बदलने की बात हो तो अपने योगी जी हैं, और अगर वो लोग यही मान रहे हैं कि इसी से वोट मिला था और नरेंद्र मोदी के अब कमजोर हो गए हैं, तो योगी जी का चेहरा है, और फिर वो उस हिसाब से बढ़ सकते हैं, और वो उनकी रणनीति होगी। सही गलत अलग है, लेकिन वो सफल होगी कि नहीं वो भी बात अलग है। लेकिन अगर वो जिस ढंग से सोचते हैं, जिस ढंग से काम करते रहे हैं, तो उस हिसाब से ये संभव है। लेकिन जैसा प्रसाद जी ने कहा कि 26 जनवरी से पहले इलेक्शन हो नहीं सकता, नहीं होगा, मतलब बिना मंदिर के इलेक्शन करवाने का कोई पॉइंट नहीं है, और मंदिर के बाद वो खराब समय रहता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो वो सब करते करते 26 जनवरी के बाद इलेक्शन करवाएंगे, तो 26 जनवरी और मई में ज्यादा समय रह नहीं जाता है। तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है कि पहले करा ले, और पहले कराना माने उस हिसाब से रिस्की भी है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो करवाएंगे, और करवाएंगे तो फायदे में रहेंगे, लेकिन संभावनाएं इसलिए बनती है मोटे तौर पर। राजीव जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक्चुअली गलतियां कैसे होती हैं उसका नमूना 2000 रुपये का नोट, चूँकि उसका जिक्र आप कर रहे थे, इसलिए 2000 रुपये का नोट जो है उसको अगर सितंबर महीने में या दिसंबर महीने में अचानक आज रात 12 बजे से 2000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ऐसा अगर कहते प्रधानमंत्री जी आके और आज रात 12 बजे कहते, तो फिर कांग्रेस को कुछ यहाँ घाटा हो सकता था। लेकिन कांग्रेस के पास जितने भी 2000 के नोट हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस निकाल देगी सितंबर तक, 30 सितंबर तक का समय है।
और फिर नया जो बढ़िया कड़कड़ाते नोट जो हैं 500 रुपए के, वो अपने पास रख लेंगे वो लोग। अब इससे आगे बीजेपी सोचे तो क्या सोचे, गलतियां कैसे बीजेपी कर रही है उसका नमूना आपके सामने रख रहा हूं, जिसके बारे में आप कह रहे थे। दूसरी बात आप महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कोई शुभ काम नहीं होता है, जिसको सिंगोल रखने वाले आदमी तो जरूर सोचेंगे, तो वो भी नहीं करेंगे। और दिसंबर तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में दिसंबर 20-26 दिसंबर तक सरकार बन जानी चाहिए, ये भी है। तो आपको चुनाव उससे पहले करवाना होगा। और इस बीच आप आनंद फानंद में करवाते हैं तो ईवीएम को भी तो मैनेज करना है साहेब। ईवीएम कैसे मैनेज करेंगे, ये भी है। तो काम बहुत है और समय कम है। देखते हैं 23 तारीख के बाद क्या होता है। तूफान तब तक थम चुका होगा, बिपरजॉय, लेकिन एक दूसरा विपक्षी तूफान जो है वो सामने होगा। कैसे निपटेगी बीजेपी और बीजेपी की सरकार, वो आने वाले वक्त में अपने को पता चलेगा। लेकिन सरकार के बहुत सारे नुमाइंदे, चाहे वो आईएफएस हों, फॉरेन सर्विस वाले हों, चाहे वो यहाँ के हों, हिंदुस्तान में जो सर्विस कर रहे हों, जो अंदर खाने से बात कर रहे हैं, वो यही बता रहे हैं हमारे सोर्सेज के ज़रिए कि सब, खासकर सरकार, मोदी सरकार परेशान है और कुछ एग्जिट पॉइंट खोज रही है। जब आप कहीं फंस जाते हैं तो आप सोचते हैं बाएं दाएं से निकला जाए, और जो पीछे वाला जो दरवाज़ा है वो नहीं मिल रहा है। जहां मिलता है वहां भी कोई ना कोई चौकीदार खड़ा है, क्योंकि विपक्षी दल अब एकजुट हो रहे हैं और बहुत सारे दल हैं, इसलिए कोई ना कोई वहां खड़ा मिलता है। ये बहुत बड़ी परेशानी है। खैर, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं संजय जी आपको, प्रशांत टंडन जी आपको, अमलेंदु जी आपको, और इधर स्टूडियो में साथी हमारे शकील अख्तर जी आपको, और साथ में 3 और साथी जुड़े हुए थे, प्रेम कुमार जी, धनंजय कुमार जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, और उसमें आप लोगों ने बहुत गंभीरता के साथ में अपनी बात, अपने विचार आप लोग रख रहे थे। और इधर कमेंट बॉक्स में भी बहुत गंभीर बातें चल रही हैं। ACCS लिमिटेड का कहना है मंदिरों के बाहर भीख मांगना भी रोजगार है। रोजगार की परिभाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी थी, और उन्होंने कहा था कि पकौड़े